हाँ भाई, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं भाई साथियों? और चौधरी का कैमरा आज ऊपर कैसे हो गया? ये ले भाई, तो ऐसे रहे थोड़ा। हाँ, अब ठीक है। हाँ जी, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो जनता कैसी है? सब परफेक्ट? ऑल गुड? आज जी, वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम सलाम। कैब साहब बढ़िया है, अपने भी भन्नाट है, जिंदगी एकदम मस्त है। तो बढ़िया ब्रेक मिल गया साथियों, क्या बोलता है बिडू? एकदम परफेक्ट। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। चलिए साथियों, तो अच्छी एनर्जी है तो कुछ होमवर्क भी दिया गया था आपको, राइट? हाँ, चौधरी मजे में है, चौधरी मजे में है, एकदम बढ़िया है। होमवर्क दिया गया था, रेस नंबर 11 करके आई हैं कि लोग? रेस नंबर 11 करके आए हैं क्या भाई साहब? पक्का? सभी लोग सब यस 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 जवाब आ रहा है, ठीक है। तो बढ़िया एनर्जी है आपको, बढ़िया ब्रेक मिल गया है। तो आज अपन पहले सिनेमा शुरू करते हैं। रेस डिस्कशन करेंगे, लास्ट में करेंगे, लास्ट में करेंगे। उम्मीद है रेस के सॉल्यूशन साथियों आपको मिल गए होंगे व्हाट्सएप ग्रुप में। अरे रेस के सॉल्यूशन, वो एक शुक्ला माहेश्वरी बोल रहा है सर रेस का सॉल्यूशन नहीं मिला। तो माहेश्वरी साहब थोड़ा व्हाट्सअप ठीक ठीक देखा करें, बाकी जनता को सबको मिल गया। ठीक है, ठीक है। तो पहले पांडाल शुरू कर लिया जाएगा। आज थोड़ा रिवर्स करते हैं, पहले सिनेमा बढ़िया एनर्जी के साथ। क्या बोलता है जनता? मेरे साथ है क्या? परफेक्ट है, ठीक है। तो आज जो साथियों अपन जो पांडाल शुरू कर रहे हैं, पहले मुझे बता दीजिए ऑडियो वीडियो में कभी कोई तकलीफ? ऑडियो वीडियो विजुअलाइजेशन इसी वक्त पर बता दीजिए, ताकि अपना बीच में रिदम ना टूटे। नहीं नहीं, परफेक्ट, ऑल परफेक्ट, ऑल परफेक्ट, भन्नाट है। जल्दी से बता देना। अरे बेड़ू भाई, कोई भी तड़पती आत्मा तो इधर ही बता देना। बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। एकदम परफेक्ट, ठीक है। तो साथियों मुझे ये बताइए, पढ़ क्या रहे थे? पढ़ क्या रहे थे? अभी वादा नहीं चाहिए, वादा जब चाहिए मैं मांगूंगा आपसे। अभी तो मैं आपसे पहले चाहता हूँ कुछ। ऑर्गेनिक में SN1 SN2 पढ़ रहे थे, और क्या आपको एहसास होता है कि SN1 SN2 जब पढ़ रहे थे, एक बार फिर से मैं चंद लम्हों में 10 सेकंड में रिवाइज करवा दूं, तो SN2 में मुझे इतना ही समझ आता था कि न्यूक्लियोफाइल का अटैक और लिविंग ग्रुप का अटैक सब कुछ साइमल्टेनियसली हुआ करता था। न्यूक्लियोफाइल का अटैक, लिविंग ग्रुप का अटैक, सब कुछ साइमल्टेनियसली, बिना किसी पेशेंस के सब कुछ साइमल्टेनियसली होता था SN2 मैकेनिज्म। जबकि SN1 में पहले न्यूक्लियोफाइल लिविंग ग्रुप निकाला करता था, सुकून से कार्बोकेटाइन बनता, फिर ऊपर से और नीचे दोनों साइड से अटैक करता, रिटेंशन प्लस इन्वर्जन दोनों होता था। SN1 में डबल स्टेप वाया कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट। SN1 में देखता हूं तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्राउडिंग, क्राउडिंग मिनिमम होना चाहिए था। SN2 में देखता हूं तो, SN1 में देखता हूं तो रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। SN2 पोलर अप्रोटिक, SN1 पोलर प्रोटिक। कंपैरिजन टेबल बनाया, दुनिया भर के सवाल किए। सवाल करते करते एक सवाल बीच राह में ऐसा आया जहां OH को लिविंग ग्रुप बना के भगाना था, लेकिन बाद में पता चलता अपने आप नहीं भागता है। फिर हमने हेडिंग डाला, वे टू मेक OH एज ए लिविंग ग्रुप, जिसमें OH को लिविंग ग्रुप बनाने के दो तरीके सीखे। पहला वाला तरीका था H+ से वाया प्रोटोनेशन, और दूसरा वाला बता रहेगा जो भैया टॉसाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवा के OTS एक मॉडरेट लिविंग ग्रुप बनाते थे, जो कि किसी की मदद से बाहर जाया करता था। ये अब तक का सफर था। चलिए एक बार फिर से मुझे याद दिलाना कि SN2 में क्राउडिंग ज्यादा होनी चाहिए थी या कम होनी चाहिए थी? SN2 में क्राउडिंग कम होनी चाहिए थी, और SN1 में देखता हूं तो क्या कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए थी SN1 में? हाँ। तो इसी बात को लेते हुए पिछली क्लास में हालांकि मुझे ज्ञान देना था, बट आज जो लेक्चर की शुरुआत है वो ज्ञान से कर देते हैं। छोटा सा ज्ञान है, शायद आप जानते भी हैं कि जब आप 3 डिग्री पे जाते हैं, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड, 3 डिग्री वाले कार्बन की लड़ पे जब हाइड्रोजन होगा, तो क्या आपको एहसास होता है वहां स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा? हाँ कि ना? 3 डिग्री पे स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा। जनता जवाब दे एजेंट साहब, यस यस यस। तो स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा तो वहां SN1 की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। अगेन मार्क माय वर्ड्स, प्रोबेबिलिटी। और ऐसे ही जो है, अगर आप 1 डिग्री पे जाते हैं तो 1 डिग्री पे कार्बोकेटाइन तो उतना स्टेबल नहीं बनता, लेकिन क्राउडिंग मिनिमम हो जाती है। तो 1 डिग्री पे प्रिफरेबली प्रोबेबिलिटी जो है वो SN2 की बढ़ जाती है। एक जनरल स्टेटमेंट है साथियों, इसे दिल पे मत लगाना, एक जनरल बात कर रहा हूं, जनरल स्टेटमेंट, जनरल प्रोबेबिलिटी, जनरल प्रोबेबिलिटी। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 3 डिग्री पे स्टेबल कार्बोकेटाइन बनता है और 1 डिग्री पे क्राउडिंग मिनिमम होता है, इसलिए SN2 होता है। मैं तो जनरल बोल रहा था, लेकिन एनसीईआरटी की औकात देखिए कैसे अपना दर्जा बढ़ाता है। और एनसीईआरटी कहता है CH3X, CH3X 1 डिग्री वाला कार्बन और हेलोजन कुछ भी लगा दे, एक्स लिख दिया है, इररेस्पेक्टिव ऑफ सॉल्वेंट,
हमेशा SN2 देता है। ऐसा मैं नहीं भाई साहब, NCERT बोलता है पूछका है। क्योंकि 1 डिग्री वाला है तो स्टेबल कार्बोकेटाइन की प्रोबेबिलिटी ना के बराबर है, और CH3 1 डिग्री के साथ साथ दुनिया का सबसे छोटा वाला एल्काइल हैलाइड है। इतनी कम क्राउडिंग है कि SN2 की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, इररेस्पेक्टिव ऑफ सॉल्वेंट। मतलब पोलर, प्रोटिक, एप्रोटिक की मोहमाया से ऊपर उठ के, और वो बोलता है कि CH3X कैसा भी सॉल्वेंट ले ले भाई साहब, हमेशा मैकेनिज्म कौन सा जाने वाला रहा, SN1 या SN2। और SN1 है SN2 ऐसा NCERT बोलती है। क्लास 12 NCERT चैप्टर नंबर 1 ऐसा बोलता है। तो ये हमारा एक छोटा सा ज्ञान था। ज्ञान ऊपर वाला तो ठीक है, नोट वाला ज्ञान आपके खोपड़ी में घुस जाना चाहिए। चमक गया है क्या? हेलो। तो छोटा सा ज्ञान था, छोटा सा ज्ञान था। अब शुरुआत करते हैं साथियों आज के सिनेमा की, जो कि अब शुरू होने वाला है, जो कि अब आ रहा है आपके पास। हम पढ़ रहे थे साथियों SN1 एंड SN2, राइट। अब हम धीरे धीरे उन रिएक्शन को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, 1 2 5 7 जितनी भी रिएक्शन है जिसमें एसन मैकेनिज्म जो है, एसन मैकेनिज्म इन्वॉल्व होती है, उन मैकेनिज्म को, उन रिएक्शंस को बारी बारी से पढ़ते हैं। तो हमारी जो हेडिंग है वो है रिएक्शन इन्वॉल्विंग एसन मैकेनिज्म। ऐसी रिएक्शन जिसमें एसन मैकेनिज्म इन्वॉल्व होती है, SN1 या SN2 जो भी इन्वॉल्व होना है। उसी पड़ाव में हमारा जो बड़ा कटोरा है रिएक्शन इन्वॉल्विंग एसन मैकेनिज्म, उसमें से पहली रिएक्शन साथियों निकाल के लेके आ रहा हूं, और वो है फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड, मतलब अल्कोहल की HX के साथ रिएक्शन। कार्बन की लड़ है, इस पे OH लगा और कंसंट्रेटेड HX की रिएक्शन करवाते हैं। इसमें SN, SN1, SN2 कौन सी इन्वॉल्व होगी वो तो मैं आपके कंधों पे सवार होकर दौड़ूंगा, लेकिन हमारी हेडिंग ऐसी है कि वो रिएक्शन बारी बारी से हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें एसन मैकेनिज्म इन्वॉल्व होती है। चूंकि कुछ नया शुरू कर रहे हैं तो क्या 15 मिनट का वादा दे रहे हैं? हेलो। दे दिया है, दे दिया है, ठीक है। तो पहले तो ये क्लियर हो गया कि हम पढ़ने क्या वाले हैं। हम पढ़ने वाले हैं ऐसे रिएक्शंस जिसमें एसन मैकेनिज्म इन्वॉल्व होती है। अब तक हमने SN1 और SN2 को ब्रॉडली देखा है, डिटेल में उसके आधार को मजबूत किया, और अब बारी बारी से उन रिएक्शन को भी पढ़ने की कोशिश करें जिसमें ये मैकेनिज्म इन्वॉल्व होती है। जिसमें पहली रिएक्शन हमने क्या है, एल्कोहल विद HX। एल्कोहल विद HX, कार्बन की लड़ है और HX है। मुझे बताइए HX में X हेलोजन होता है, मतलब कोई भी हेलोजन ले लिया, लेट से आपने X आयोडीन ले लिया तो वो HI बन गया। जब बीकर में सबसे पहले HI आया होगा तो मुझे बताइए HI ने क्या दिया होगा? आप जनता का जवाब चाहिए, मैकेनिज्म आप खुद बनाएंगे, खुद बनाएंगे। सबसे पहले जब HI आया होगा क्या दिया होगा भाई साहब? H+ दिया होगा और I- दिया होगा। बीकर में H+ भी और आपका I- भी मौजूद है। बस जब बीकर में H+ पड़ा होगा, H+ जैसे ही बीकर में है, H+ को भूख लगी, टुकुर 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 देखा, H+ बीकर में मौजूद था। बीकर में कार्बन की लड़ पे OH भी मौजूद है। बोले तो H+ पैसा 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 पैसा, कहीं है क्या पैसा? गजोदर भैया सबने बता बोला तो ऑक्सीजन का लॉन पेड़, जनता शायद जान चुकी है। आगे क्या करना भाई साहब, जवाब दे दीजिए। अगला वाला काम कर करना है, क्या करना है, क्या करना है? H+ का अटैक पानी खटैक करके निकलेगा। H+ का अटैक पानी खटैक करके निकलेगा। जैसे ही पानी यहां से निकल गया, ये फोटो बनेगा R के सर पे पॉजिटिव चार्ज। यहां से पानी निकल गया, पानी तो सुकून भरी राह में वहां से बाहर निकल चुका है, लेकिन बाद में पता चलता है कार्बन की लड़ पे पॉजिटिव चार्ज। कार्बन बेचारा दुखी हो गया। सुना है चाय ने जब आपको H+ दिया होगा तो साथ में कुछ और भी दिया होगा। क्या 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 क्या? I-, सवाल खत्म हो गया भाई साहब। तो R+ पे I- अटैक करेगा और फाइनल प्रोडक्ट बन गया आपका RI। क्या आपने अल्कोहल से एल्काइल हैलाइड बना दिया है? X लेता तो एल्काइल हैलाइड, आयोडीन लिया है तो एल्काइल आयोडाइड बोल दीजिएगा साथियों। तो इट इज अ फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड और एल्काइल आयोडाइड। रिएक्शन हुआ है एल्कोहल की विद HX के साथ। बड़ा आसान सा था, कुछ करना ही नहीं था। हाँ, रिएक्टेंट को देखिए और प्रोडक्ट को देखिए। रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट की साइड जा रहा हूं, क्या एक न्यूक्लियोफाइल को दूसरे न्यूक्लियोफाइल ने सब्स्टिट्यूट किया है? हेलो। एक OH नाम के न्यूक्लियोफाइल को एक आयोडीन नाम के न्यूक्लियोफाइल ने सब्स्टिट्यूट किया है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब कुछ साइमल्टेनियसली हुआ, या पहले लिविंग ग्रुप निकला है, कंप्लीट कार्बोकेटाइन बनाया, वाया ट्रांजिशन स्टेट या वाया केटायन? वाया ट्रांजिशन स्टेट या वाया केटायन? वाया केटायन। तो मैकेनिज्म कौन सा लगता हुआ नजर आ रहा है बेड़ू भाई?
SN1 मैकेनिज्म फॉलो होता हुआ नजर है। यहाँ पर SN1 मैकेनिज्म से आयोडीन वहां पर अटैक किया और RI बनकर तैयार हो गया है। मुझे बताइए साथियों, रिएक्शन से रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट जा रहे थे तो दो स्टेप में किरदार हो रहा था। पहली स्टेप में H प्लस का अटैक, पानी खटेक, और दूसरी वाली स्टेप में तो सिर्फ केटाइन और एनाइन दोनों आपस में मिक्स होते हैं और जाके आपका प्रोडक्ट में तब्दील हो जाते हैं। दो स्टेप में RDS स्टेप कौन सा है, तकलीफ कहां होने वाली है? दूसरे वाले में तो केटाइन एनाइन आपस में आएंगे और फट से प्रोडक्ट बना लेंगे, लेकिन पहले वाले में क्या बॉन्ड तोड़ना पड़ रहा है। और बता रहा है स्लो स्टेप कौन सी होगी, पहली वाली या दूसरी वाली? पहली वाली, यानी पहली स्टेप आपकी RDS स्टेप हो गया। यानी कि अगर रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाना है, प्रोडक्ट अगर आपको जल्दी और ज्यादा मात्रा में चाहिए, तो मैं बोलूंगा बस RDS को फास्ट कर ले। सेकंड वाला तो ऑलरेडी बहुत तेजी से है। ध्रुव गोयल साहब तो बता भी नहीं, देखिए जनता कितना तेजी से जवाब देगी, क्योंकि आपको आता है। यानी RDS को अगर फास्ट करना है तो RDS में क्या बन रहा है, कैटाइन। यानी इन के इन प्रकार कार्बोकैटाइन को स्टेबलाइज कर ले, RDS फास्ट हो जाएगी। RDS फास्ट हो जाएगी तो प्रोडक्ट जल्दी और ज्यादा मात्रा में खट 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 मिलेगा। तो कह सकता हूं रगाजोदर भैया, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R पॉजिटिव स्टेबिलिटी। हाँ कि ना रे? हेलो। बाद में पता चलता है कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि बीकर में आपने H प्लस कितना ज्यादा लिया है, क्योंकि H प्लस जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन लेंगे उतना वो तेजी से OH पे कोलिजन करेगा, जितनी ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल लेंगे, और OH पे जितना ज्यादा कोलिजन करेगा उतना जल्दी पानी बाहर निकलेगा और R पॉजिटिव मिलेगा। यानी मैं ये भी तो कह सकता हूं कि H प्लस की कंसंट्रेशन बीकर में जितनी ज्यादा मात्रा में लेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन उस बात पे भी डिपेंड करेगा। H प्लस जितना ज्यादा लिया, रेट ऑफ रिएक्शन उस बात पे भी डिपेंड करेगा। साथियों, H प्लस की कंसंट्रेशन कैसे बढ़ा सकते हैं, तो आज मेरे पास HX लिखा है। कल की जगह मैं यहां पर HX में X की जगह फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी ले सकता हूं। यानी कि एक बार आप HF लेंगे और एक बार आप HI लेंगे। मुझे बताइए अच्छा एसिड कौन होता है, HF या HI? HF या HI? पीरियड या ग्रुप? ग्रुप। और ग्रुप में क्या देखते हैं, साइज। बोले तो HF या HI? HI। HI अगर अच्छा एसिड होगा तो H प्लस बाल्टी भर के देगा। H प्लस जितनी ज्यादा मात्रा में देगा, रेट ऑफ रिएक्शन उतनी फास्टर होती हुई नजर आएगी। यानी कि बात समझ आ चुकी है, रेट ऑफ रिएक्शन दो फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है। एक तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पे भी, और एक इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि भाई साहब H प्लस कितनी ज्यादा मात्रा में लिया है। क्योंकि H प्लस अगर बाल्टी भर के लेगा, बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन लेगा H प्लस की, तो ROH के साथ कोलिजन ज्यादा होगा। पहले यूं समझिए H प्लस 50 मॉलिक्यूल ROH के साथ कोलिजन कर रहे थे, और एक बार आपका 500 मॉलिक्यूल कोलिजन कर रहा। बता रहा भाई 50 वाला भिड़ंत बढ़िया होगा या 500 वाला? 50 वाली भिड़ंत बढ़िया होगी या 500 वाली? 500 वाली। H प्लस जितनी ज्यादा मात्रा में लेगा, कोलिजन उतना अच्छा होगा। जितना बढ़िया कोलिजन होगा, खट्टा H से पानी बाहर निकलेगा और R पॉजिटिव मिल जाएगा। मिल जाएगा क्या? तो ये H प्लस की कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है। ये बात ठीक ठीक समझ आ जाती है तो ये ले भाई, अब सवालों की लड़ तेरे सामने आ ही गई है। अब तो चुन्नू मुन्नू सवाल है, तो झटके में कर देगा। सवाल पहला वाला ये दे दिया है, रेट ऑफ रिएक्शन कंपेयर करना है। जब रेट ऑफ रिएक्शन कंपेयर करना है, क्या करते हैं? एल्कोहल विद HX, एल्कोहल विद HX क्या करते हैं? बोले तो सबसे पहले H प्लस बढ़ा ले, पानी उड़ा ले, कार्बन की सर पे पॉजिटिव चार्ज। H प्लस बढ़ा ले, पानी उड़ा ले, कार्बन की सर पे पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। बता रहा है जोधर भैया कौन सा कैटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल है, पहला की तीसरा? अरे पहला की तीसरा, तीसरा वाला। ये बस आसान था, कार्बोकेटाइन बना, स्टेबिलिटी चेक कर ले। एक बार भी ये बोल रहा है कि HF, HCl, HBr, HI दिया है, बताइए रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब वही वाली रिएक्शन जो अभी हम पढ़ रहे हैं, उसी के बारे में चर्चा कर रही है, एल्कोहल विद HX वाली। तो सबसे ज्यादा H प्लस कौन देने वाला है साहब, HF या HI? HI। H प्लस की कंसंट्रेशन जितनी ज्यादा होगी, रेट ऑफ रिएक्शन उतनी फास्टर होती चली जाएगी। चमक गया है क्या? चलिए एक और सवाल और करते हैं। अगला सवाल आपके सामने आ रहा है। सवाल बोल रहा है कि आपने लिया है कार्बन की लड़ और OH और HI दे दिया। सबसे पहले तो रिएक्शन को पहचानना साथियों, कौन सी रिएक्शन है। क्या आपको अल्कोहल नजर आ रहा है? क्या आपको अल्कोहल नजर आ रहा है? हाँ। क्या आपको HX नजर आ रहा है? हाँ। यानी कि रिएक्शन कौन सा होगा, अल्कोहल विद HX। ये चौधरी ने अल्कोहल विद HX कहां सिखाया था? ये सिखाया था रिएक्शन इन्वॉल्विंग एसन मैकेनिज्म की पहली रिएक्शन, अल्कोहल विद HX। इस अंदाज से आपको खोपड़ी में बैठाना साथियों। धीरे धीरे रिएक्शन बढ़ेंगे तो कैसे उसको खोपड़ी में मेमोराइज करना है। तो अल्कोहल विद HX। अब खुद से सोचो क्या करना है। HI जब आएगा सबसे पहले क्या करने वाला है, और बता रहा अनूप साहब, HI जब आएगा सबसे पहले H प्लस, H प्लस, H प्लस बढ़ा ले, H प्लस बढ़ा ले, H प्लस OH पे जाएगा। पहले बढ़ेगा OH2 पॉजिटिव, फिर पानी खटक करके निकलेगा। जैसे कार्बोकेटाइन बनेगा रहा। बता भाई केटाइन जब कंप्लीट बढ़ गया है तो रुकेगा या दौड़ेगा? भागेगा। संस्कार साहब बोल रहे भागेगा। भगा ले, भगा ले, ये अल्लाह मैंने भगा लिया। जैसे भाग गया, बस अब तो तुम्हें पता ही अगली वाली स्टेप में क्या करना है।
ये क्या अब दौड़ेगा या अब रुकेगा? अब रुकेगा। मोस्ट स्टेबल पे पहुंच गया और लास्ट स्टेप में एच आई ने एच प्लस दिया होगा तो साथ में क्या दिया रहा? आई माइनस। कौस्तुभ साहब ऐसा एक बार दौड़ने वाला फोटो बना के भेजा सूला। ये आई माइनस का टेक करवा दीजिए और फाइनली यहाँ पर आयोडीन लग जाएगा। देखिए साथियों, मैं यहाँ पर वेज डैश नहीं बना रहा हूँ क्योंकि एक्चुअली ये जो केटाइन पे आपने आयोडीन जोड़ा है इस पे कोई कायरल सेंटर नहीं है, दोनों मिथाइल मिथाइल सेम है, तो वेज डेस का यहाँ पर कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है जी। अंस्टाक साहब, क्या मैं सही बोल रहा हूँ? यहाँ पर वेज डेस आप बनाने को बना सकते हैं, एक बार आयोडीन वेज में लगाना, एक बार डैश में लगाना और फिर बोल देना बोथ आर इक्वल, बोथ आर आइडेंटिकल। ठीक है जी, अंस्टाक साहब ने ओके बोल दिया। ओके साथियों, अगला सवाल। अब तो चुन्नू मुन्नू सवाल है। एच एक्स में कुछ भी ले लीजिए, आपने एच आई ले लिया, इस बार एच बी आर ले लीजिए, क्या फर्क पड़ता है? एच बी आर आएगा, एच बी आर आएगा तो एच बी आर भी क्या देने वाला आपको? एच प्लस अटैक, पानी खटैक, पॉजिटिव चार्ज बन गया। एक बार जैसे पॉजिटिव चार्ज बन गया है, बता रहा गजोदर भैया, रुकेगा, दौड़ेगा या फुटेगा? अरे रुकेगा, दौड़ेगा या फुटेगा? फुटेगा। रिंग एक्सपांशन होगा फोड़ फाड़ के और शायद आप यहां तक पहुंचेंगे। पहले 6 का डब्बा, पहले पॉजिटिव चार्ज यहां आएगा, एक बार कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट और करेंगे साथियों, तब केटाइन आपका यहां बैठा हुआ नजर आएगा। और अंतिम स्टेप में बता रखे जोड़ना है, और लास्ट वाले स्टेप में क्या जोड़ना है? बूम करके फुट्टा। अरे ब्रोमीन या आयोडीन है? ब्रोमीन। सुन लो, एच बी आर है, एच बी आर है तो ध्यान रखना वहां पर बी आर है, तो ये बी आर माइनस जुड़ेगा। जैसे बी आर जुड़ेगा तो 6 का डब्बा है और यहाँ पर एक बार आपने ब्रोमीन जोड़ दिया है। ध्यान रहे, जब आपने ब्रोमीन जोड़ा है तो फिर से वो कायरल सेंटर नहीं है, आजू और बाजू का रास्ता दोनों सेम है, तो फिर से मैं वेज डेस नहीं बना रहा हूँ, उसका कोई तुक नहीं बनता है। समझ आ गया है जी? हाँ कि ना भैया? इतने में कोई डाउट हो तो मुझे बताइए, जनता को कोई भी डाउट हो तो बताइए भाई साहब, कैसा भी डाउट हो किसी भी तरह का है क्या? नहीं, पक्का कंफर्म? ठीक है, ठीक है, कोई भी डाउट नहीं है। धीरे धीरे कदम आगे बढ़ाते हैं साथियों, एकदम क्रिस्टल क्लियर है, एकदम परफेक्ट है। तो ये हमारी रिएक्शन थी अल्कोहल विद एच एक्स, अल्कोहल विद एच एक्स ले रहे थे। जब मैं ये रिएक्शन करवा रहा था साथियों, तो पता क्या चला? अगले पेज पे, वो दिव्य ज्ञान अगले पेज पे, नोट करने वाली बात देखना। जब मैं ये रिएक्शन करवा रहा था तो अल्कोहल की रिएक्शन, अब सुनना, अब अगले 5-7 मिनट मेरे हैं, 5-7 मिनट मेरे हैं। जब मैं ये रिएक्शन अल्कोहल के एच एक्स के साथ करवा रहा था तो एच आई के साथ करवाया तो आर आई मिला, HCl के साथ करवाता हूं तो RCl मिलता है। बट जब मैं लेबोरेटरी में गया और लेबोरेटरी में जाके इन प्रोडक्ट की यील्ड निकालने की कोशिश की तो पता चलता है आर आई की तो बहुत बढ़िया यील्ड देखने को मिलता है, लेकिन RCl की जो है कंपेयर टू आर आई, प्रोडक्ट की यील्ड कंपेरेटिवली पुअर मिलता है। पूछो काहे? पूछो काहे? हाँ, देवांश फौजदार साहब ने सबसे पहले जवाब दिया है, अंडरलाइन द वर्ड कंपेरेटिवली। अभी भी आपने मुझे बताया है साथियों। ये बताइए कौन सा वाला, कौन सा वाला बेटर एसिड है? चाहिए HCl। कंपेरेटिवली कौन अच्छा एसिड है? चाहिए, तो जो अच्छा एसिड होगा वो H प्लस कंसेंट्रेशन ज्यादा देगा, यानी कंपेरेटिवली मैं कह सकता हूं HCl इज ए वीक एसिड। अगेन अंडरलाइन द वर्ड कंपेरेटिवली। कंपेरेटिवली जो है वो HCl आपका वीक एसिड। देखिए HCl ऐसा कोई वीक एसिड नहीं होता है। HCl जो है, ऐसे तो अगर आपने पढ़ा होगा तो HCl इज ए गुड एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड है, लेकिन अंडरलाइन द वर्ड कंपेरेटिवली, कंपेयर टू HI, कंपेयर टू HI HCl उतना अच्छा एसिड नहीं है। तो कंपेयर टू RI, RCl की यील्ड उतनी अच्छी नहीं मिलती है। लेबोरेटरी में जब आप जाते हैं और रिएक्शन करवाते हैं तो RCl उतना अच्छा प्रोडक्ट नहीं दे पाता है। समस्या खड़ी हो गई। मैं चाहता हूं इनके इन प्रकार, यानी कि जब मैं अल्कोहल की रिएक्शन HCl के साथ करवाऊं तो मेरा प्रोडक्ट अच्छी खासी मात्रा में ठीक वैसा ही मिलना चाहिए जैसा RI मिला करता था। मेरे सामने समस्या आई, मैंने समस्या का समाधान खोजने की कोशिश की, नहीं मिली। बड़े बुजुर्ग लोगों के पास पहुंचाई तो एक दिव्य साइंटिस्ट साम आपके प्रकट हुए और उन्होंने बोला कि समाधान हमारे पास है साथियों। ये जो अल्कोहल है इसके साथ आप HCl के साथ ZnCl2 भी डाल दीजिएगा। जैसे ही HCl के साथ ZnCl2 डाल देंगे तो इस बार जो RCl मिलेगा वो आपको बेटर यील्ड में मिल जाएगा। क्या बात करता है बेड़ू भाई? HCl के साथ ZnCl2 डालते ही आपको RCl बेटर यील्ड में मिल जाता है? बिल्कुल मिल जाता है। दिल में बड़ी खलबली उठती है कि ZnCl2 ने ऐसा क्या चमत्कार कर दिया कि RCl अब अच्छी खासी मात्रा में मिलने लग गया। ख्याल आया? आया क्या?
सर शायद कोई कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा होगा ZnCl2, उससे आपका RCl अच्छी यील्ड में मिल गया। ठीक ठीक तो सोच लिया आपने, ठीक ठीक तो सोच लिया, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहता हूँ ZnCl2 ऐसा कर क्या रहा होगा। तो मुझे बताइए समस्या कहाँ थी, समस्या कहाँ थी, समस्या कहाँ थी, प्रॉब्लम क्या था? पहले प्रॉब्लम पे फोकस करना, समाधान भी ढूंढ लेंगे। HCl was not a good acid comparatively, HCl एक अच्छा एसिड नहीं था, H प्लस की कंसंट्रेशन आपको अच्छी नहीं मिल रही थी, यही समस्या थी, हाँ कि ना? बिल्कुल। तो इस समस्या का समाधान हमने कैसे ढूंढा साथियों कि HCl जो था वो H प्लस और Cl माइनस में टूट रहा था, लेकिन H प्लस आपको अच्छी खासी मात्रा में नहीं दे पा रहा था। जैसे ही मैंने इसमें ZnCl2 डालता हूं तो देखना ZnCl2 क्या चमत्कार कर देता है। जैसे ही बीकर में आपने ZnCl2 डाला, सुना है जिंक जो है 2 क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना के बैठा है, 4 ही इलेक्ट्रॉन साथ कनेक्टेड है, इसके डी ब्लॉक का एलिमेंट है। क्या ZnCl2 एक लेविस एसिड की तरह काम कर सकता है? और कर सकता है क्या? अरे कहीं पढ़ा है क्या जिंदगी में? हाँ, यानी ZnCl2 ठीक वैसे ही जैसे AlCl3 था वो क्लोरीन को अपने साथ ले आया करता था, वैसे ही ZnCl2 क्लोरीन को अपने अंदर समा लेगा और चंद लम्हों के बाद वो जो Cl को खींचेगा तो खुद बना लेगा ZnCl3 माइनस। जैसे वो लेविस एसिड Cl को अपनी तरफ खींचेगा, क्या आपको एहसास हो रहा है Cl का कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा क्योंकि Cl कंज्यूम हो रहा है। और अगर Cl कंज्यूम हो रहा है तो ली चैटलियर नाम के एक बाबा है और उसने बोला है कि इक्विलिब्रियम में अगर आपने प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन घटा दी है तो ली चैटलियर के अकॉर्डिंग इक्विलिब्रियम विल मूव फॉरवर्ड, इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड आएगा। ऐसा मैं नहीं, ऐसा ली चैटलियर बाबा बोल के जाते थे। और बचपन में ली चैटलियर का नाम सुना है क्या? अगर रिएक्शन दौड़ दौड़ के फॉरवर्ड आती रहेगी, क्या आपको एहसास हो रहा है H प्लस कंसंट्रेशन जो अब तक कम मिल रही थी बाल्टी भर भर के मिलने लगेगी। समस्या कहाँ थी? यही तो समस्या थी कि HCl से जो आपको H प्लस है वो अच्छी खासी मात्रा में नहीं मिल रहा था। क्या अब लवालब तेरा टैंकर भर गया रे? भरा गया, यानी अब H प्लस अच्छी खासी मात्रा मिलने लग गया, और अच्छी खासी मात्रा मिलेगा तो फिर OH पे अटैक करेगा और RCl आपको बढ़िया यील्ड में मिल जाएगी। एक्चुअली ये जो ZnCl2 डाल के और इस RCl की यील्ड अच्छी बनाई, ये एक बड़े बाबा थे और इस बाबा का नाम था लुकास। तो इसको कहा जाता है लुकास रिएजेंट। और लुकासवा जो था सुगला, वो जो है वो लेके आए वो ZnCl2। तो कई बार बोर्ड में छोटा मोटा आधा नंबर का सवाल पूछ लिया जाता है, व्हाट इज द लुकास रिएजेंट? क्या होता है लुकास रिएजेंट? हाँ, प्रिंस ऑफ बिलायती था, विदेशी था, अपना वाला होता तो गजोधर होता कुछ। लुकास रिएजेंट क्या होता है? HCl प्लस ZnCl2, अकेला ZnCl2 नहीं साथियों, HCl प्लस ZnCl2 इस कॉम्बिनेशन का नाम होता है लुकास रिएजेंट। विलायती साइंटिस्ट था। एक और चमत्कार बताऊं क्या? हेलो, एक्चुअली जब आप ROH की रिएक्शन HCl ZnCl2 के साथ करवाते हैं तो RCl मिलता है ना, RCl का इनहेरेंट गुण होता है कि ये जो RCl मिलता है ये आपको एक व्हाइट टर्बिडिटी की फॉर्मेट में मिलता है। ये RCl का गुण होता है। RI का ऐसा कोई कलर नहीं मिलता, RCl का मिलता है व्हाइट टर्बिडिटी, व्हाइट टर्बिडिटी। यानी कि टर्बिडिटी समझते हैं साथियों आप? पीपीटी समझते हैं? पीपीटी प्रेसिपिटेट? नहीं नहीं, मतलब यूं समझिए लेबोरेटरी में जब हम कोई रिएक्शन करवा रहे होते हैं और लास्ट में पेंदे में कुछ जम जाता है तो उसको प्रेसिपिटेट कहते हैं, जो उसमें सोल्यूबल नहीं हो पाता उसको पीपीटी कहते हैं। यूं समझिए, देसी में समझ ले, पानी में मिट्टी डाल दे, क्या पेंदे में जमा हो जाएगी? रहे, अरे देसी बात है चौधरी की, पानी में मिट्टी डाल दे पेंदे में जमा होगी, पीपीटी है, पीपीटी है, देसी है, टेक्निकल नहीं जा रहा हूं, देसी समझ लेना। तो ये पीपीटी है। टर्बिडिटी भी वैसी होती है, वो भी पानी में होती है, लेकिन वो पेंदे में जमा नहीं होती, वो पानी में पूरे सस्पेंडेड फॉर्म में रहती है, एक कोलोइडल सॉल्यूशन में, मतलब वो घूमता रहता है। इसको देसी में समझे तो यूं समझ लेना कि वो क्लोजअप वाला कोलगेट इस्तेमाल किया, क्लोजअप वाला लाल वाला, लाल वाला। तो उसमें जो पार्टिकल नहीं होते, सस्पेंडेड पार्टिकल्स रहते हैं, पूरी अपने कोलगेट वाली ट्यूब में घूमते रहते हैं, उसको उसको देसी में समझ ले, वो टर्बिडिटी है, एक तरीके से वो टर्बिडिटी है, ऐसा समझ लेना। ठीक है, तो ये देसी वाली बातें हैं, बाकी दुनिया भर के एग्जाम्पल और भी हैं, बट आइडिया आपको मिल गया है भाई साहब टर्बिडिटी और पीपीटी क्या होती है। टर्बिडिटी मतलब वो सॉल्यूशन में घूमता रहता है, चमक गया क्या? तो वो टर्बिडिटी है, मतलब RCl जो है एक व्हाइट टर्बिडिटी की तरह सॉल्यूशन में घूमता नजर आता है। चलिए फिर लुकास बाबा का इस्तेमाल करते हैं और अगले कदम मैंने बढ़ाए तो कहानी क्या पता चलती है। देखिए, मैंने 3 तरह के रिएक्टेंट लिए, क्या क्या लिए देखना साथियों।
तीन तरह के रिएक्टेंट लिए। एक बार लिया मैंने 1 डिग्री अल्कोहल, सुनते रहना, कार्बन की लड़ पे OH है, ये 1 डिग्री अल्कोहल है। एक बार लिया मैंने 2 डिग्री अल्कोहल और एक बार लिया मैंने 3 डिग्री अल्कोहल। 1 डिग्री अल्कोहल पे HCl प्लस ZnCl2 डाला, लुकास बारी बारी से रिएक्शन करेगा, H प्लस अटैक, और लास्ट में जाके आपको RCl मिल जाएगा। मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? मिलेगा। व्हाइट टर्बिडिटी मिलेगा। 2 डिग्री अल्कोहल पे भी वही लुकास रिएजेंट डाला, HCl प्लस ZnCl2, वो भी OH उड़ेगा और उस पे भी Cl लग जाएगा, वहां भी क्या मिलेगा? व्हाइट टर्बिडिटी, व्हाइट टर्बिडिटी। 3 डिग्री अल्कोहल पे भी वही लुकास रिएक्टेंट करेंगे और यहाँ पे भी क्या मिलेगा आपको? व्हाइट टर्बिडिटी। बाद में पता चलता है, मुझे बताइए सबसे ज्यादा फास्टर रेट ऑफ रिएक्शन कहां होती है अल्कोहल विद HX में? 1 डिग्री में या 3 डिग्री में? अरे 1 डिग्री में या 3 डिग्री में? 3 डिग्री में। क्योंकि अरे सुगले ढोगले सलटा गया तू, 1 डिग्री में या 3 डिग्री में अभी भी करवा रहा है ढोगले, तू प्राण बहुत पीता है यार मेरे। इस सवाल में देख, पहला सवाल यही था, इस सवाल की तरफ देख, क्या क्या 1 डिग्री में या 3 डिग्री में? अरे पहला सवाल यही से, स्टेबल कार्बोकेटाइन कहाँ ज्यादा बढ़िया बनता है? 3 डिग्री में ना। तो यूं समझ ले भाई साहब, रेट ऑफ रिएक्शन फास्टर कहाँ मिलेगी? 1 डिग्री में या 3 डिग्री में? रहा और 3 डिग्री में, क्योंकि 3 डिग्री में क्या होता है? स्टेबल कार्बोकेटाइन बनता है। यानी कि होगा क्या? व्हाइट टर्बिडिटी 1 डिग्री अल्कोहल से भी मिली, व्हाइट टर्बिडिटी 2 डिग्री अल्कोहल से भी मिली, व्हाइट टर्बिडिटी 3 डिग्री अल्कोहल से भी मिली, लेकिन जल्दी कहां मिलेगी? पहले वाले में या तीसरे वाले में? तीसरे वाले में सबसे फास्टर रेट ऑफ रिएक्शन हो रहा है, क्योंकि उसका स्टेबल कार्बोकेटाइन सबसे फास्ट मिलेगा। यानी तीसरे वाले की 3 डिग्री वाली जो व्हाइट टर्बिडिटी है वो बहुत फास्ट मिलेगी। यानी कि ये व्हाइट टर्बिडिटी आपको इमीडिएटली मिल जाती है साथियों, इमीडिएटली। जैसे ही आपने 3 डिग्री अल्कोहल में लुकास रिएजेंट डाला, खट से आपको व्हाइट टर्बिडिटी मिल जाती है। 2 डिग्री वाले में आपको 10 से 15 मिनट लगते हैं, 10 to 15 मिनट, और ये अप टू चला जाता है 30 मिनट तक चला ही जाता है। और 1 डिग्री वाले में जब आप 1 डिग्री अल्कोहल में लुकास रिएजेंट डालते हैं, 3 डिग्री वाले में जैसे टेस्ट ट्यूब में लुकास रिएजेंट डाला, खट से पीपीटी मिल गया, फट से टर्बिडिटी मिल गया। 2 डिग्री में डाला, टेस्ट ट्यूब हिलाया, 5 से 10 15 20 मिनट में आपको टर्बिडिटी मिल ही जाता है। 1 डिग्री वाली टेस्ट ट्यूब, 1 डिग्री अल्कोहल में लुकास रिएजेंट डाला, टेस्ट ट्यूब हिलाए जा रहा है, हिलाए जा रहा है, हिलाए जा रहा है, घंटा बीत गया, कई कई बार तो पूरा का पूरा दिन बीत जाता है और व्हाइट टर्बिडिटी नहीं मिलती। मतलब 1 डिग्री वाले अल्कोहल में ये इन आर और डे लग जाता है। यहां से बड़ा चमत्कार साबित हो जाता है। क्या? अल्कोहल लिया मैंने, 3 डिग्री अल्कोहल लिया, लुकास रिएजेंट डाला, खट से व्हाइट टर्बिडिटी। 2 डिग्री अल्कोहल लिया, लुकास रिएजेंट डाला, 10 से 15 मिनट में व्हाइट टर्बिडिटी। 1 डिग्री अल्कोहल टेस्ट ट्यूब हिलाता रहा, टर्बिडिटी मिल ही नहीं रहा है। मतलब ये तो बड़ा चमत्कार हो गया। लेबोरेटरी में मास्टर आया और मास्टर ने तेरे को एक अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया और पूछा, बता रहे बेटा पता करके ये क्या है? तू गया लेबोरेटरी में और जाके उसमें लुकास रिएजेंट डाल दिया, डालते ही तुझे खट्ट से व्हाइट टर्बिडिटी मिल गया। इसका मतलब तूने तुरंत आगे चौधरी को बोला, कौन सा डिग्री का अल्कोहल था रहा है? और बता रहा कौन सी डिग्री का? कौन? 3 डिग्री का। तूने टेस्ट ट्यूब में, मास्टर ने अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया, तूने टेस्ट ट्यूब में लुकास रिएजेंट डाला और 10 से 15 मिनट में तू हिलाया और तेरे को टर्बिडिटी मिल गया। मतलब कौन सी डिग्री का? 2 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल। और हिलाया जा रहा, हिलाया जा रहा, हिलाया जा रहा, कछु मिल ही नहीं रहा। इसका मतलब कौन सा होगा? है 1 डिग्री अल्कोहल। क्या साथियों एक से टेस्ट की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है? कर सकते हैं क्या? हाँ। तो इसे कहा जाता है गजोदर भैया, जो हमारी हेडिंग है छुपी हुई, उसका नाम होता है लुकास टेस्ट, क्योंकि लुकास बाबा का चमत्कार इस्तेमाल किया है। इट इज यूज्ड फॉर टेस्ट फॉर डिफरेंशिएशन बिटवीन 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल। ठीक है जी। 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल के बीच में ये एक टेस्ट की तरह इस्तेमाल हो सकता है। सैयद साहब बोल रहे हैं सर क्वांटिटी बराबर मिलती है क्या? सैयद साहब क्वांटिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम तो फिलहाल टाइम के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम हम ये डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जिसकी जल्दी मिल जाएगी वो आपका 3 डिग्री अल्कोहल है, और जो लेट मिलेगा वो 2 डिग्री, और जो बहुत लेट या फिर ना के बराबर मिलता है वो आपका 1 डिग्री अल्कोहल। सैयद साहब बात क्या क्लियर हो चुकी है? ठीक है, ठीक है। तो ये व्हाइट टर्बिडिटी किसकी वजह से आता है? कौस्तुभ बोल रहे हैं सर ये व्हाइट टर्बिडिटी आती किसकी वजह से? कौस्तुभ साहब ये व्हाइट टर्बिडिटी आती है एल्काइल क्लोराइड की।
मतलब कार्बन की लड़ पे जब जब क्लोरीन होता है तो उसकी वजह से व्हाइट टर्बिडिटी जनरेट हो जाती है। बड़ा इंपॉर्टेंट टेस्ट है लुकास टेस्ट, बड़ा इंपॉर्टेंट जेई पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है। लुकास की बात ठीक ठीक समझ आती है तो हम आपसे सवाल पूछें क्या? लुकास वाली बात कितनी खोपड़ी में गई है ये फैसला साथियों हम नहीं, सवाल करने वाला है। सवाल बोल रहा है विच ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड, WF बोले तो विच ऑफ फॉलोइंग, ये ले कुछ मोतियाबिंद वालों के लिए थोड़ा अजूम कर देते हैं। ये ले भाई, सवाल बोल रहा है विच ऑफ फॉलोइंग गिव्स इमीडिएट व्हाइट टर्बिडिटी विद द लुकास रिएजेंट। शायद सवाल की लैंग्वेज डिटेक्ट कर लिया है। आपको बारी बारी से 5-7 सवाल दिए गए हैं, आपको यस नो में जवाब देना है। सवाल पूछ रहा है कि कौन कौन सा कंपाउंड है जो लुकास के साथ इमीडिएटली तुरंत खटाक से व्हाइट टर्बिडिटी दे देगा। यस नो में जवाब देना है। पहला वाला एक एक करके पूछ रहा हूं। पहला वाला नहीं, क्योंकि वो 1 डिग्री अल्कोहल है। दूसरा वाला, सेकंड ये भी नहीं, 2 डिग्री अल्कोहल है। थर्ड वाला दे देगा क्या? हाँ गजोदर भैया, थर्ड वाला दे देगा, 3 डिग्री है। फोर्थ वाला दे देगा, लेकिन ये तो 1 डिग्री है। फोर्थ वाला तो 1 डिग्री है, फिर कैसे दे देगा? हाँ, शुक्ला जी ने जवाब दिया है, गुप्ता जी ने भी जवाब दिया है। सर फोर्थ वाला जो है 1 डिग्री तो है, लेकिन चौधरी जब OH को उड़ाएगा तो जो केटाइन बनेगा वो क्या करेगा रे? अरे रेजोनेंस करेगा सुगलो। मुझे बता 3 डिग्री वाला स्टेबलाइज क्यों हो रहा था? डिग्री पे जा रहा है या 3 डिग्री स्टेबलाइज क्यों हो रहा था? किसकी वजह से 3 डिग्री वाला स्टेबलाइज क्यों हो रहा था? रेजोनेंस हाइपर की वजह से। और अगर ये हाइपर की वजह से हो रहा है तो ये तो रेजोनेंस से उससे भी ज्यादा स्टेबलाइज होगा ना भाई। तो थोड़ी ना कोई गांठ बांध रखी है। मैं तो बोलूंगा 3 डिग्री या उससे ज्यादा स्टेबल जो भी होंगे वो लुकास के साथ तुरंत खटाक से रिएक्ट करेंगे और जल्दी जल्दी प्रोडक्ट बनाएंगे, इमीडिएटली व्हाइट टर्बिडिटी देंगे। अरे भाई साहब 3 डिग्री वाला अगर हाइपर से स्टेबलाइज हो रहा है तो ये तो रेजोनेंस से और बढ़िया से होगा ना। अगर वो फास्टली इमीडिएटली देगा तो ये तो उससे और तेजी से फास्टली देगा। मतलब चौथा भी आंसर आएगा। हेलो, चमक गया। अब चमक गया इस साहब को, तो अब चमक गया तो फिर पांचवा बता। पांचवा कर देगा क्या? और अब पांचवा भी बढ़िया क्वालिटी का है। इस OH को उड़ा, कंप्लीट कार्बोकेटाइन और बढ़िया रेजोनेंस कर रहा है, रेजोनेंस मैक्सिमम कर रहा है। छठवे के बारे में क्या ख्याल है? सिक्स वाला नहीं करेगा क्या? ना 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 ना, मैं तो बोलूंगा शुक्ला बॉन्ड ही नहीं टूटेगा। पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, बॉन्ड ही नहीं टूटेगा। नो रिएक्शन नहीं जाएगा रे, नहीं जाएगा। हेलो, फिर छठवे के बाद सातवां बता रहे हैं। अरे ऑक्सीजन के सर पे लोन पेयर है भाई साहब, ऑक्सीजन का लोन पेयर और बेंजीन के साथ रेजोनेंस होगा तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा। बॉन्ड कभी टूटेगा ही नहीं। जब बॉन्ड OH2 पॉजिटिव निकलेगा ही नहीं वहां पर तो लिविंग ग्रुप जुड़ेगा कैसे? सूख लो तो वो रिएक्शन ही नहीं देगा। सातवां कर देगा क्या? अरे सातवां वाला OH निकलेगा तो पॉजिटिव चार्ज डांसिंग कर रहा है। अरे ये तो रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो रहे हैं, ये और भयंकर स्टेबलाइज हो रहा है। किससे? डांसिंग से। तो डांसिंग से स्टेबलाइज हो रहा तो और फटाक से प्रोडक्ट देगा। देगा कि नहीं देगा? आठवां वाला बता। आठवां वाला नो रिएक्शन। काहे काहे काहे? आठवें वाले में रीजन जनता पकड़ चुकी है। ब्रेट्स बाबा, अरे चौधरी ब्रेट्स बाबा आ गया। ब्रेड्स वाला आ गया है तो ये यूं समझिए कि बाइसाइक्लो कंपाउंड की ब्रिज हेड पोजीशन पे क्या है, ना SN1 देता है ना SN2 देता है। ब्रिज हेड पोजीशन से SN1 नहीं देगा, रिजिड क्राउडिंग की वजह से SN2 नहीं देगा, मतलब ये रिएक्शन संभव ही नहीं होगी, तो इमीडिएटली नहीं देगा। सवाल की लैंग्वेज क्लियर हो गई है साथियों। छठवा वाला क्यों नहीं देगा वो भी समझ आ चुका है। विनाइल हैलाइड, एराइल हैलाइड जैसा वही कंसेप्ट है, पार्शियल डबल बॉन्ड वाला। तो ये रिएक्शन नहीं हो पाएगी। समझ आ गया जी? इस सवाल में कोई डाउट? ऐसे ही सवाल पूछे थे एकदम भन्नाट। राठौड़ सर बोल रहे एकदम भन्नाट। अदिति जी पूछ रहे हैं सर फिफ्थ वाला बता दीजिए। अदिति जी फिफ्थ वाला, जब आप यहाँ से OH उड़ाएंगे तो इस बेंजीन के सर पे यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बनेगा। और बेंजीन को अगर जूम करते हैं अदिति जी, ऑक्सीजन नहीं है ये पाई बॉन्ड है।
तो इस पॉजिटिव और पाई बॉन्ड के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड का गैप है, वहां रेजोनेंस होगा, और अगर वहां रेजोनेंस होगा तो फिर वो केटाइन स्टेबलाइज हो रहा है। ठीक है जी, अगर स्टेबलाइज हो रहा है तो लुकास रिएजेंट यही बोल रहा है कि इमीडिएट अगर आपका 3 डिग्री वाला इमीडिएटली दे रहा है तो रेजोनेंस वाला तो और ज्यादा स्टेबलाइज होकर इमीडिएटली दे ही देगा। अदिति जी यस और नो में तुरंत मुझे जवाब दीजिए, यस या नो। ओके सर बोल दिया। चलिए साथियों, सवाल में थोड़ा लैंग्वेज में ट्विस्ट करूं क्या? समीर साहब बोल रहे हैं, अरे चौधरी ऑर्गेनिक घर पे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्लास में सब समझ आ जाता। बढ़िया समीर साहब, कहो तो। सर क्वेश्चन 2 में डॉटेड मींस क्या है? क्वेश्चन 2 में डॉटेड मींस कहाँ है? क्वेश्चन 2 कहाँ पहुंच गए हैं? कहाँ है डॉटेड? क्या? अच्छा, डॉटेड मींस क्या आ रहा है यार? क्या मतलब डॉटेड? मतलब ये रिंग एक्सपांसन हो रहा है, ये ऐसा फोड़ फाड़ मचा के और आप रिंग एक्सपांसन कर रहे हैं, इसका मतलब है डॉटेड। ये भी डाउट आ गया तो ये पूछना सर लाइन का मतलब क्या है? ये सर ये डंडी का मतलब क्या है? ये तीर, ये तीर वो है जो चौधरी ने इधर से छोड़ा ना तो तेरी नाभि में जाके लगेगा, वही तीर है ये। सुगला कहीं का। लोटा देना बे इसको एक, सभी लोग अपने घर से एक एक लोटा पहुंचाओ इस बालक के, और फिर थोड़ा थोड़ा ये ऐसे ऐसे करेगा, उसमें चुपकी लेगा तो इसको अच्छा महसूस होता है? जालिम इंसान है। डॉटेड का मतलब क्या है? डाउट तो देखो इनके कितना कंसेप्चुअल डाउट पूछा है। नाम नहीं बताएंगे, बुरा मान जाएगा, हमारा पर्सनल है? इज्जत बरकरार रखिए, तुम्हारा नाम नहीं बता के जनता को। हाँ, अरे हम कुछ क्रिएटिव सोच रहे थे, वो सोचे हैं, वो पूछें क्या? भुला दिए शुक्ला। सुनो 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 सुनो, हमारी सवाल की लैंग्वेज सुनना। सवाल हमने पूछा कि विच ऑफ फॉलोइंग गिव्स इमीडिएट वाइट टर्बिडिटी। हमारा सवाल का लैंग्वेज बदल गया। अंशुमान जी हौसला बंद कीजिए, सवाल सुनिएगा। विच ऑफ फॉलोइंग गिव्स वाइट टर्बिडिटी विद लुकास रिएजेंट विद इन 15 मिनट? Which of following gives white turbidity with Lucas reagent within 15 मिनट? आंसर बताइए सर। सबको पता चल गया कौन सा आंसर होगा रे, सिर्फ और सिर्फ सेकंड वाला। मिल गया क्या? पक्का बताओ रे। यानी कि अभी जो सवाल था इसमें विच ऑफ फॉलोइंग पूछता तो इसमें आंसर में देता कौन कौन से हैं, एक 2 3 और 4, 4 आंसर आते इसके। अभी जो गिवन है उसका आंसर 4 आता। नंबर अगर इंटीजर में पूछ लेता तो मैं कहता साथियों इसके टोटल 4 आंसर आएंगे, 4 कंपाउंड है। और अभी जो मैंने नया सवाल आपको दिया है उसमें पूछा विच ऑफ फॉलोइंग गिव्स व्हाइट टर्बिडिटी विद इन 10 मिनट, विद इन 15 मिनट, तो आंसर कितना आता है? सिर्फ और सिर्फ सेकंड नंबर वाला एक। चमक गया है क्या? हेलो, सुलट गए सुगले, सब सुलट गया। अगर सवाल पूछता ना विद इन 15 मिनट, अरे तो सुगले विद इन 15 मिनट में इमीडिएटली वाले भी तो काउंट होंगे। हाँ ये बात है कि 2 डिग्री वाला एक और काउंट हो जाएगा, लेकिन इमीडिएटली भी तो होंगे। विद इन 15 मिनट मतलब 15 मिनट तक तो इंतजार कर रहा है, तो इमीडिएटली वाले तो हो ही जाएंगे ना। अरे तो आंसर 4 का एक होगा या 5? ओ बोलता है सुगला, 5 होगा। फिर से गूगली दे मारी, एकदम गूगली मारी और फिर से सुलट गया। ओ माय गॉड, OMG लिखता है गजोदर भैया। ठीक है ठीक है। तो ऐसे छोटा सा सवाल, कंसेप्ट कुछ नहीं था इसमें, बताइएगा यू टर्न फेंका और तू सुलट गया। एग्जाम हॉल में ऐसे ही कई बार गलतियां करवा दी जाती हैं, समझ आ गया जी। विद इन 15 मिनट का मतलब होता है कि 15 मिनट तक आप इंतजार कर रहे हैं, तो इमीडिएटली वाले तो आएंगे ही आएंगे ना। और हाँ, एक 2 डिग्री वाला और काउंट हो जाएगा। ठीक है ठीक है, आगे बढ़े। तो अब तक का जो ये है वो बोल रहा है चौधरी IPL खेलना चाहिए था। अब तक का सफर जो है अल्कोहल विद HX बड़ा आसान सा था कि आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा है। हमने ज्ञान से शुरुआत की कि 3 डिग्री जनरली जो है वो SN1 देता है, 1 डिग्री जो है जनरली SN2 देता है। और ज्ञान समाप्त करने के बाद हमने आज का लेक्चर खोला जो था, एक ही रिएक्शन पढ़ी हमने अब तक, अल्कोहल विद HX। बड़ी आसान सी रिएक्शन थी, H+ का अटैक, पानी खटैक, फिर जो केटाइन बनेगा उस पर हेलोजन अटैक कर देगा और प्रोडक्ट बन जाएगा। पढ़ते पढ़ते हमारे ख्यालों में एक सवाल आया जहां पर हमने HCl के साथ रिएक्शन करवाने की कोशिश की, तो वो HCl के साथ RCl जो है बढ़िया यील्ड नहीं मिलता था।
बढ़िया यील्ड नहीं मिलता था, एक समस्या पैदा हो गई। तो फिर हमारे लिए एक बाबा आए, जैसा ढोकले बाबा बोल रहे हैं कि एक बाबा आया जिसका नाम था लुकास बाबा। उसने बोला परेशान मत हो, ZnCl2 डाल दो, यील्ड अच्छी मिल जाएगी। अच्छी यील्ड मिलते मिलते फिर हमें पता चला, अरे बाबा लुकासवा तो एक टेस्ट की तरह इस्तेमाल हो सकता है, क्योंकि 3 डिग्री के साथ इमीडिएटली ले रहा है, 2 डिग्री के साथ 10 से 15 मिनट ले रहा है, और 1 डिग्री के साथ घंटे और दिन बीत जा रहे हैं, तो इसको एक टेस्ट की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लुकास टेस्ट इज यूज फॉर डिफरेंशिएशन बिटवीन 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एल्कोहल। हेलो, इतनी बात खोपड़ी में परमानेंटली बैठ गई, तो अब चौधरी बाबा आगे बढ़ रहा है, कदम बढ़ाए जाए क्या? बात अब 10 आ रही है, धीरे धीरे से देवल बढ़ा रहे हैं, 10 वाली बात झेल लेगा क्या? पक्का कान खुले रखना, दिमाग को एकदम उपले दर्जे पे रखना, और चौधरी को बोलने देना, सिर्फ सुनना। बड़ी बात, बड़ी बात, फील वाली बात है, फील लेने वाली बात है। ठीक वैसी फील लेने वाली बात है जैसे लास्ट क्लास में बता रहा था ना, नो रिएक्शन इज 100% SN1। फिर हमने फील लिया कि कैसे वो SN2 की तरफ जाता, वो एक फील वाली बात थी, बस वैसी ही फील लेने वाली बात है। देखना 5 मिनट मेरी। जब आप अल्कोहल वाली रिएक्शन करवाते हो, अल्कोहल विद HX, जो अभी पढ़ रहे हैं, इट फॉलोज SN1 मैकेनिज्म। बट ये SN1 तभी फॉलो करता है जब आपका 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल होता है, क्योंकि जब 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल होगा तो वहां स्टेबल कार्बोकेटाइन बनता है, और डेफिनेटली वहां रीअरेंजमेंट भी पॉसिबल होगा। स्टेबल कार्बोकेटाइन है तो वहां रीअरेंजमेंट भी पॉसिबल होगा। बट अगर साथियों, अगर आपने 1 डिग्री अल्कोहल ले लिया, तो मुझे खुद से बताइए, जब आप 1 डिग्री अल्कोहल लेंगे तो क्या कभी स्टेबल कार्बोकेटाइन 1 डिग्री पे बन पाएगा? दिमाग के चक्षु खोल रहा हूं, नहीं बन पाएगा। अगर 1 डिग्री पे स्टेबल कार्बोकेटाइन नहीं बनता है तो होता क्या है उस मोमेंट पे, यूं समझिए, सवाल से ही समझते हैं। ये कार्बन की लड़ थी और यहाँ पर OH था, ये 1 डिग्री वाला अल्कोहल है। जब आप HBr लेते हैं, सवाल से अच्छे से स्टेटमेंट समझ आएगा, तो H प्लस अटैक किया, H प्लस अटैक किया, OH2 पॉजिटिव बन गया। अब OH2 पॉजिटिव निकलने ही वाला था, और जैसे ही OH2 पॉजिटिव निकलता है यहां से, तो जो कार्बोकेटाइन बनता है वो कहां पर बनेगा साथियों? आपका कार्बोकेटाइन बनेगा, वो कहां पर बनेगा? कहां पर बनेगा? 1 डिग्री पे। स्टेबल है या नहीं? 1 डिग्री पे स्टेबल है या था? नहीं है। यानी कि OH2 पॉजिटिव जब निकलने ही वाला था, तो पीछे बनने वाला केटाइन, जो फील लेवल पूरी महसूस कीजिएगा, OH2 पॉजिटिव निकलने ही वाला था, तो पीछे बनने वाला केटाइन जो है वो उतना ज्यादा स्टेबल बन ही नहीं रहा है। तो कार्बन OH2 को कहता है कि मैं इतना ज्यादा स्टेबल बन ही नहीं रहा हूं, तो OH2 पॉजिटिव फटाक से निकलता ही नहीं है, क्योंकि बनने वाला केटाइन को मजा ही नहीं आ रहा है। OH2 पॉजिटिव बस धीरे 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 निकलने की प्रोसेस में हो रहा होता है। यानी कि मुझे बताइए, अगर यहां स्टेबल कार्बोकेटाइन बनता 2 डिग्री 3 डिग्री वाला, तो OH2 पॉजिटिव जैसे ही बनता खटाक से वहां निकल चुका था, क्योंकि बनने वाले केटाइन को मजा आ रहा होता। 2 डिग्री 3 डिग्री एक स्टेबल कार्बोकेटाइन बनता, लेकिन आज 1 डिग्री पे कार्बोकेटाइन बनेगा, उसको उतना मजा नहीं आ रहा। यानी OH2 पॉजिटिव निकल चुका होगा या निकलने की सोच रहा है। फील लेना, OH2 पॉजिटिव इस मूवमेंट पे निकल चुका होगा या निकलने की सोच रहा है। निकलने की सोच रहा, बस यही महसूस करना था। OH2 पॉजिटिव इस मोमेंट पे निकला नहीं, निकला नहीं, देसी में लिख रहा हूं, इसी से समझ आएगा। निकला नहीं है, निकलने की सोच रहा है, निकलने की सोच रहा है। बस ये महसूस कर लिया तो सवाल अब आसान हो जाएगा। ये निकलने की सोच रहा है, इसी मोमेंट पे पूरा नहीं निकला है, कार्बन के सर पे गरीबी आना शुरू होगी धीरे धीरे। कंप्लीट पॉजिटिव तो नहीं, लेकिन पार्शियल पॉजिटिव आएगा, और इसी मोमेंट पे जो आपका बीकर में Br माइनस है, अब इतनी देर इंतजार नहीं करेगा, क्योंकि एक एनाइनिक न्यूक्लियोफाइल है। इतनी पेशेंस है भी नहीं कि OH2 पॉजिटिव निकलने की सोच रहा है, धीरे 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 जाएगा और तब जाके Br अटैक करेगा। इतना पेशेंस नहीं है। वो OH2 पॉजिटिव को निकलता है, बोलता है भाई साहब या तो खट्ट से निकल, कंप्लीट कार्बोकेटाइन बना, या तू अगर सोच रहा है तो फिर अपने में पेशेंस नहीं है, अपन तो आ रहे हैं। बोले तो Br माइनस का अटैक और OH2 पॉजिटिव खटेक सब कुछ साइमल्टेनियसली हो रहा होता है, और इस मोमेंट पे जब Br2 साइमल्टेनियसली अटैक और लिविंग ग्रुप खटेक साइमल्टेनियसली होगा, तो मुझे बताइए मैकेनिज्म SN1 या SN2? अटैक और खटेक सब कुछ साइमल्टेनियसली, SN1 या SN2? SN2 वाया SN2 मैकेनिज्म। फाइनल प्रोडक्ट जो है कार्बन की लड़, और यहाँ पर आपका ब्रोमीन लगता हुआ नजर आएगा। ये आपका फाइनल आंसर होगा। यही बात साथियों मैंने अल्फाजों में पिरो दी है कि इन 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल
स्टेबल कार्बोकेटाइन बनता है मतलब OH2 पॉजिटिव निकल चुका होता है, कंप्लीट कार्बोकेटाइन बन चुका होता है, रीअरेंजमेंट कुछ करेगा तो डेफिनेटली करेगा वाया SN1 मैकेनिज्म। लेकिन अगर आपने 1 डिग्री अल्कोहल लिया है, इन केस ऑफ 1 डिग्री अल्कोहल, तो बताइए OH2 पॉजिटिव निकल चुका है या निकलने की सोच रहा है? निकल चुका है या निकलने की सोच रहा है। उसी मोमेंट पे न्यूक्लियोफाइल अटैक एंड लीड्स टू SN2 मैकेनिज्म। पूरी फील आ गई क्या? हाँ साथियों, 1 डिग्री के केस में S2 से पाथ फॉलो होगा। क्या बात ये हमेशा लागू है सर? हाँ, अल्कोहल विद HX की रिएक्शन में ये हमेशा लागू है। तो चौधरी पीछे सवाल करवा क्या है, रिंग एक्सपांशन कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट तो गलत करवा दिया? नहीं करवाया है चौधरी, सवाल को देखिए, 2 सवाल किए हैं। बताइए OH कौन से डिग्री के कार्बन पे कनेक्टेड है? बताइए OH कौन से 2 डिग्री पे क्या कंप्लीट कार्बोकेटाइन बन सकता है? बन सकता है, बनाया है, दोहराया भी है। बताइए OH कौन से डिग्री के कार्बन पे है? बताइए भाई साहब, कौन से डिग्री के? 2 डिग्री पे। मतलब केटाइन बनेगा क्या? OH2 पॉजिटिव निकल चुका है या निकलने की सोच रहा है? निकल चुका है। कंप्लीट कैटायन रिंग एक्सपांशन किया। मतलब चौधरी ने पहले जो सवाल लिए हैं वो 2 डिग्री 3 डिग्री वाले पहले सोच के लिए, 1 डिग्री वाला लिया ही नहीं था। चौधरी 1.5 जाना, चौधरी 1.5 जाना। समझ आ गया जी? तो हम सोच समझ के चल रहे थे। चौधरी स्मार्टनेस से पहले ही सेफली खेल लेता। चलो भाई, ये बात अपने को चमक गई है कि 1 डिग्री के केस में वो निकलने की सोच रहा होता है और साइमल्टेनियसली प्रोसेस हो रहा होता है। ठीक है। एक सवाल आपके लिए बैठा है, तो बता दीजिए इस सवाल को देख के। अब बस ये नोट क्लियर हो गया, नोट की बात इतनी थी, फील लेने वाली बात थी, ऑल क्लियर हो चुका है। इस सवाल को देख के बता दीजिए कि भाई साहब कौन सी मैकेनिज्म से जाना है। ये 1 डिग्री पे OH है, SN1 या SN2? कंसंट्रेटेड HI। आदर्श साहब बोल रहे हैं अभी भी SN1, लेकिन आदर्श साहब मैंने तो नोट में बताया 1 डिग्री वाला SN2 है। समधानी जी भी SN1 बोल रहे हैं, लक्ष्य जी भी SN1 बोल रहे हैं। ये हो क्या रहा है जीवन में? ये तो 1 डिग्री है ना, फिर भी SN1 होगा क्या? हाँ, बता दिया। अरे चौधरी फिर की मतलब 1 डिग्री है, लेकिन जब यहाँ पर बात आएगी तो जो केटाइन बनेगा वो तो सुगले चौधरी 3 डिग्री से भी ज्यादा स्टेबल है। अरे है कि ना? तो 1 डिग्री के मकर जाल में मत महसूस अपने आप को फंसा लेना। 1 डिग्री कहने का मतलब यही था कि स्टेबल कार्बोकेटाइन नहीं बन रहा है। ये देख, 1 डिग्री होके भी 1 डिग्री होके भी कंप्लीट कार्बोकेटाइन बना रहा है। H+ अटैक, पानी अटैक, कंप्लीट कार्बोकेटाइन बनाएगा क्या रहा है? तो मैकेनिज्म कैसे जाएगा? SN2 या SN1? SN1 से जाएगा। तो भावनाओं में मत फंस जाना। बट करके लिख दिया मैंने कि ऊपर वाला 1 डिग्री SN2 दे रहा है, लेकिन ये बट करके SN1 लिख दिया है। समझ गया है क्या? अब इस सवाल में तो प्रोडक्ट बनाना बड़ा आसान है कि भाई साहब यहाँ पर आप I- का अटैक करवाइए और ये लीजिए आपका प्रोडक्ट बन के तैयार हो गया। यहाँ पर आयोडीन लगा दीजिएगा। कोई बोलेगा साहब रेजोनेंस करवाऊंगा तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दीजिएगा। इत्तेफाक से वो सेम ही प्रोडक्ट मिलेगा। पाई बॉन्ड यहाँ केटाइन आएगा और वो आयोडीन वहीं लग जाएगा। हेलो, तो कौन सी मैकेनिज्म फॉलो किया आपने? SN1। सवाल में थोड़ी फिरकी लूं क्या? थोड़ी सी चाशनी चेक करूं। मान लीजिए सवाल को थोड़ा ट्विस्ट करना होता है, यहाँ पर 14 लिख देता हूँ। 14 मतलब कार्बन का आइसोटोप है। कार्बन के 2 आइसोटोप होते हैं, एक 12 वाला, एक 14 वाला। 12 वाला लिखा नहीं जाता, अंडरस्टूड है। 14 वाला मतलब इंडिकेट करके दिया जा रहा है। तो ये कार्बन 14 वाला यहाँ है। अब तो फर्क पड़ेगा। अब तक तो मैं जो बोल रहा था ना कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अब फर्क पड़ेगा। पाई बॉन्ड इधर आएगा, केटाइन इस कार्बन पे आएगा, और यहाँ जो 14 वाला कार्बन है, तो ये 14 वाले कार्बन पे एक आयोडीन यहाँ लगा, और एक बार इस पे भी तो आयोडीन लग सकता है। और इस पे आयोडीन लगेगा तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा? यहाँ वाले कार्बन पे आयोडीन लगेगा। और ये कार्बन कौन सा है भाई साहब? आपका 14 वाला। तो बताइए दोनों प्रोडक्ट जो दिखाई दे रहे हैं वो सेम है या अलग अलग? अरे सेम है या अलग अलग? अलग अलग है। दैट मीन्स इस रिएक्शन में 2 प्रोडक्ट मिलेंगे, A+B। ठीक है जी। इनफैक्ट ये जो आपने आयोडीन का अटैक करवाया कार्बोकेटाइन पे, उसको SN1 कहते हैं। ये SN1 है। और साथियों हल्का सा नजरिया है, ये जो कार्बोकेटाइन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर करवा के आपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में केटाइन बना के फिर जो SN1 करवाया है, इसको SN1 डैश कहा जाता है। एक्चुअली SN1 डैश डैश बोला गया है। डैश का मतलब थोड़ा सा अलग दिखाने की कोशिश की गई है। SN1 डैश का टेक्निकल मीनिंग समझना है। SN1 डैश का मतलब ये बताने की कोशिश कर रहा है SN1 विद रेजोनेंस, SN1 विद रेजोनेंस, उसको SN1 डैश से नाम दे दिया। बस इतना सा, मतलब
हालांकि कहीं देखने को ना मिले, बट कहीं देखने को मिल जाए कि SN1 और ऊपर ऐसा एक डैश सा बना दिया। सर ये क्या डैश का ही दे दिया? डैश का मतलब है भाई साहब SN1 ही है, कहीं रेजोनेंस करके और फिर आपको SN1 करवा रहा है, बस इतना सा मतलब है। मुकुंद माहेश्वरी जी बोल रहे हैं 14 क्या? मुकुंद माहेश्वरी साहब 14 जो है वो कार्बन का आइसोटोप है। कार्बन के दो आइसोटोप होते हैं, एक 12 वाला, एक 14 वाला। ये सारे 12 वाले हैं, 12 वाले लिखे नहीं जाते और 14 वाला हमने लिख दिया। सर इन दोनों में से मेजर कौन सा होगा? तो मुकुंद साहब इन दोनों में से मेजर हम लोग नहीं डिटेक्ट कर पाएंगे। दोनों के बनने की प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट इक्वल होंगी, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ही तो है। दोनों केटाइन भी इक्वली स्टेबल है और दोनों प्रोडक्ट भी इक्वली स्टेबल है। बस फर्क तो इतना ही है कि एक 12 वाले पे लगा, एक 14 वाले पे लगा है। तो ड्यू टू आइसोटॉप्स वो आपके मेजर माइनर पे इतना कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। इनफैक्ट कार्बन के आइसोटॉप की वजह से तो नहीं पड़ेगा। ठीक है कौशल तिवारी साहब, शायद मेरा आपका डाउट क्लियर हो चुका होगा। इन दोनों में मेजर माइनर की बात नहीं हो सकती, क्योंकि दोनों ही ऑलमोस्ट बनने की प्रोबेबिलिटी इक्वल इक्वल है। करेक्ट है? ठीक है जी। तो ये हमारा नोट का पहला पॉइंट था। इस नोट के पहले पॉइंट में कुछ डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ऑल करेक्ट है, ऑल करेक्ट है। कौस्तुभ साहब का अंगूठा आ गया, साहब चमक गया। तो एक और नोट देते हैं साथियों। अगला नोट, अब बस नोट है और नोट के साथ समाचार भी समाप्त हैं। नोट पे एक आधा सवाल करेंगे और सिनेमा अंतिम पड़ाव में पहुंच गया है। नोट है मतलब ज्ञान, समझ लेना भाई साहब, ज्ञान है। विसिनल डाई आयोडाइड, विसिनल डाई आयोडाइड। विसिनल किसको समझते हैं? समझ रहे हैं? विसिनल मतलब आजू बाजू वाले कार्बन पे आयोडीन लगा हो। विसिनल डाई आयोडाइड आर अनस्टेबल, और अगर अनस्टेबल होते हैं तो वो इसलिए होते हैं क्योंकि आयोडीन के साइज के आपको एहसास है कि हेलोजन में आयोडीन बहुत बड़ा होता है, और आयोडीन बड़े बड़े होते हैं तो उनके बीच में स्टेरिक रिपल्सन लगता है। तो आयोडीन आयोडीन में रिपल्सन लगता है, दैट वाई कंपाउंड इज अनस्टेबल। और I2 जो है वो उस कंपाउंड से फटाक से निकल जाता है। हालांकि स्लाइटली ये एनर्जी देनी पड़ती है, बट इवन एट वेरी स्मॉल टेम्परेचर I2 लीव्स आउट। नोट के इस अल्फाजों का सवालों में कैसे इस्तेमाल होगा, चलिए सवाल से ही समझते हैं। कंपाउंड दे दिया है। कंपाउंड बड़ा फेमस नाम है, लोग इसे ग्लाइकोल के नाम से जानते हैं, कॉमन नेम है। चौधरी ने पढ़ा क्या है अपना GOC के लेक्चर्स में, ज्ञान की बातों में बताया करता था। अगर नहीं भी पता है तो IUPAC में कॉमन नेम है, वो भी नहीं पता तो आज सुन लो, इसको ग्लाइकोल कहा जाता है। ठीक है, HI एक्सिस में लिया है, स्लाइड टेम्परेचर दे दिया है। बताइए क्या रिएक्शन होने वाली है? तो पहले तो रिएक्शन को पहचानिए। एक्सिस एक्सिस को तो गोली मारी है क्या? अल्कोहल दिखाई दे रहा है? हेलो, अल्कोहल दिखाई दे रहा है। और अल्कोहल के साथ HX, क्या ROH विद HX दिखाई दे रहा है? क्या करते हैं? ROH विद HX से जब रिएक्शन होता है तो क्या करता है बेड़ू भाई? H+ अटैक, पानी खटैक, और कैटाइन पे क्या जुड़ जाता है? एलोजन। क्या एल्काइल हैलाइड बन जाता है? बोले तो OH की जगह क्या लग जाता है? फाइनली मैकेनिज्म से घूम घाम के OH की जगह क्या लग जाएगा? आयोडीन लग जाएगा। लेकिन आज पता चलता है HI एक इक्विवेलेंट लिया या बाल्टी भर गया है, और एक इक्विवेलेंट लिया या बाल्टी भर गया, बाल्टी भर के लिया है। यानी कि ऊपर वाला OH भी जाएगा, और ऊपर वाला OH भी जाएगा, और नीचे वाला भी जाएगा। दोनों की जगह आपका आयोडीन बारी बारी से लगेगा। बोले तो ऊपर भी आयोडीन, एल्काइल आयोडाइड, एल्काइल आयोडाइड। ये देखिए साहब, प्रोडक्ट में जल्दी जल्दी इसलिए बना रहा हूं क्योंकि हमने मैकेनिज्म पढ़ लिया था। वो क्या था? फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड ही तो था। हमारी रिएक्शन का नाम क्या है? ROH विद HX। सब कुछ समझने के बाद अब जल्दी जल्दी कर लेते हैं। OH की जगह आयोडीन, फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड, अल्कोहल विद HX। चूंकि वहां एक्सिस में लिया गया था, इसका मतलब दोनों OH का जाना लाजमी है, लाजमी है। इतना बनाया ही था, तभी चौधरी की बात समझ आती है कि दो बड़े बड़े आयोडीन क्या आजू बाजू वाली पोजीशन पे हैं। क्या विसिनल डायो आयोडाइड है? हाँ रे, विसिनल डाई आयोडाइड। क्या अनस्टेबल होता है? ऐसा अनस्टेबल इसलिए होता है क्योंकि दो मोटे मोटे आयोडीन के बीच में टन टना टन, जनता एकदम परफेक्टली चौधरी की लैंग्वेज बोलने लगी है। दोनों आयोडीन के बीच में टन टना टन। हालांकि स्लाइटली टेम्परेचर देना पड़ता है, हल्की सी एनर्जी जो कि वहां पर मेंशन भी है। उससे बॉन्ड कैसे टूटता है वो भी दिखा देता हूं। टन टना टन से तो समझ आ ही जाता है। कार्बन और आयोडीन में बताइए किसकी EN ज्यादा होती है साथियों? नहीं होती है, हम बताते हैं। पीरियोडिक टेबल में चेक करना है, कार्बन और आयोडीन की EN ऑलमोस्ट सेम होती है। कार्बन और आयोडीन की EN जो होती है वो ऑलमोस्ट सेम होती है,
अप्रोक्सीमेटली यस, ऑलमोस्ट 2.5 के आसपास होती है। इसका मतलब ये कार्बन और आयोडीन का बॉन्ड था, ये इन दोनों की ऑलमोस्ट सेम थी। कार्बन का इलेक्ट्रॉन है, यहाँ आयोडीन का इलेक्ट्रॉन है। चूंकि आपने स्लाइड टेम्परेचर दे दिया, ये समझिए कार्बन है, ये समझिए आयोडीन है, दोनों ने आपस में हाथ मान रखा है, ऊपर मुक्के पे मुक्का मारे जा रहे हैं क्योंकि स्लाइड एनर्जी दे दी है। चंद लम्हों के बाद जब बॉन्ड टूटेगा तो दोनों की ईएन चूंकि ऑलमोस्ट सेम है, तो जब पार्टनरशिप टूटेगी तो कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, आयोडीन अपना इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा। यानी जब बॉन्ड टूटेगा तो कार्बन जब बॉन्ड अपना तोड़ेगा तो कार्बन के पास सिर्फ और सिर्फ अपना इलेक्ट्रॉन बचा, कार्बन के पास फ्री रेडिकल। आयोडीन फ्री रेडिकल ऐसे ही ऊपर वाला बॉन्ड भी टूटेगा और नीचे वाला भी टूटेगा। नीचे वाला भी टूटा तो पार्टनरशिप टूटी, कार्बन के पास अपना इलेक्ट्रॉन। क्या आपको एहसास हो रहा? आई फ्री इलेक्ट्रॉन, आई फ्री इलेक्ट्रॉन, आयोडीन फ्री इलेक्ट्रॉन, आयोडीन फ्री इलेक्ट्रॉन, उसके पास भी इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन। तुझे मेरी जरूरत, मुझे तेरी जरूरत, और दोनों I2 बन के बाहर निकल जाएंगे। बन गया है क्या? इधर कार्बन की तरफ देखूं तो बॉन्ड तो सुलटा लिया सुगलों ने, टन टनाटन की वजह से रिपल्सन हो रहा था, बॉन्ड का टूटना लाजमी था, बॉन्ड को टूटने का बहाना मिल रहा था, टन टनाटन हल्की सी एनर्जी देके सुलटा तूने दिया, बॉन्ड टूटा, दोनों की ईएन बराबर थी, अपना अपना बॉन्ड लेके अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके घर गए। बाद में पता चलता है भाई साहब कार्बन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, इसे भी भूख लगा है, इसे भी भूख लगा है। टुकुर टुकुर टुकुर, ये इसकी तरफ देखता है, ये इसकी तरफ देखता है। अंशटाक साहब बोल रहे हैं बस तुझे मेरी जरूरत, मुझे तेरी जरूरत, और जरूरतों के हिसाब से जब आप जाएंगे तो यहाँ बनेगा, दोनों ने एक दूसरे की जरूरतों को पूरा किया। CH2 डबल बॉन्ड CH2 पकड़ लिया है क्या रे? हेलो, बस ठीक है सर, CH2 डबल बॉन्ड CH2। पता चलता है आम जनता इस सवाल को यहीं खत्म कर देती है, लेकिन बाद में पता चलता है कि क्या HI बाल्टी भर के आज भी पड़ा है क्या? यानी कि HI अगर एक्सिस में आज भी है, प्रोडक्ट में एक एल्कीन मिला और एल्कीन पे HI आज भी मौजूद है, मुझे बताइए एल्कीन पे HI ये कोई रिएक्शन पड़ा है क्या? वंश जैन साहब का सबसे पहले जवाब आया एल्कीन विद HX। अरे बिल्कुल परफेक्ट पड़ा है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। टर्मिनल T1 T2 मार्क कर लेते हैं। बताइए भाई साहब स्टेबल कार्बोकेटाइन कहां बनाना है? T1 पे T2 पे या किधर भी बना दूं? और किधर भी चलेगा, बोले तो किधर भी चलेगा। तो ये ले CH2 एक पे CH3 और इस कार्बन के सर पे पॉजिटिव चार्ज। थोड़ी देर के बाद यहाँ कौन आएगा, कौन आएगा, कौन आएगा? ये CH2 पॉजिटिव पे कौन आने वाला रहा? I माइनस। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलेगा? CH2 CH3 और इसके सर पे क्या लग रहा है? आयोडीन। ये मिलेगा गजोदर भैया तुम्हारा फाइनल प्रोडक्ट है। बोले तो कुछ लोग इसे इथाइल आयोडाइड भी कहते हैं, नाम भी पता होना चाहिए। अरे टेस्ट में सूगले, एक आधे सूगले पता कहाँ सुलटे थे? HI जैसे HCl सबको पता होता है, लेकिन इसी HCl को लिख दिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड। पता नहीं सूगले सुलट गए सर हाइड्रोक्लोरिक क्या होता है। HBr सबको पता है, लेकिन हाइड्रोब्रोमो एसिड और HBr क्या हो गया? तो ये थोड़े थोड़े नाम वाम सीखते रहना भैया। इसको इथाइल आयोडाइड चमक गया गया अंशटाक साहब। हेलो मुकुंद माहेश्वरी जी बोल रहे हैं सर CH2 पॉजिटिव CH2 नेगेटिव ऐसा भी तो बन सकता था। नहीं मुकुंद साहब, एक्चुअली जो टन टनाटन है ये तो कहने की कोरी मोरी कहानियां हैं। एक्चुअली होता क्या, कार्बन आयोडीन की ईएन ऑलमोस्ट सेम हो जाती है तो बॉन्ड तो टूटेगा ही, बॉन्ड तो टूटेगा ही। और बॉन्ड टूटेगा तो ईएन सेम है, तो फिर अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके जाएंगे तो फ्री रेडिकल बनेंगे। वो आप इधर लिख दें, इधर लिख दें, इधर लिख दें, आयोडीन कहीं भी लिख दें, बॉन्ड तो टूटना ही है, क्योंकि आपने स्लाइट एनर्जी दे दी है। और अब रेडिकल बनेंगे तो वो आपस में पाई बॉन्ड बना लेंगे, और पाई बॉन्ड पे फिर से एक बार EAR हो ही सकती है। इसे होमोलाइटिक क्लीवेज भी कहा जाता है। ठीक है जी, चलिए। आयुष रंजन बोल रहे हैं सर वन इक्विवेलेंट होता तो एक्सिस में ना होता, वन इक्विवेलेंट होता तब तो कहानी अलग हो जाती है। आप यहाँ पर केटाइन बनाते और फिर रिएक्शन अलग पड़ाव पे चली जाती। लेकिन हम फिलहाल जो है वो लक्ष्य साहब कहाँ गए, मुकुंद कौन जिसने भी पूछा था, आयुष अग्रवाल साहब ने एक्सिस में चर्चा कर रहे हैं, तो एक्सिस में बाल्टी भर डाल दिया। ऋषभ राज साहब, जैसा कि मैंने बताया कि बॉन्ड का टूटने का जो बहाना होता है, ऋषभ राज साहब मेरी बात सुनिएगा, कि टन टनाटन तो चौधरी ने टेक्निकली ना बोल के अपनी देसी में बोल दिया है, वो तो समझ आ ही जाता है। बट टेक्निकली समझो तो कार्बन आयोडीन की ईएन ऑलमोस्ट सेम ही होती है। जब ऑलमोस्ट सेम होती है और स्लाइड टेम्परेचर दे दिया तो फिर बॉन्ड का टूटना लाजमी है, बॉन्ड का टूटना लाजमी है। इनफैक्ट स्लाइड टेम्परेचर तो मैं दे रहा हूं, बट और आज की बात बताऊं तो ये काम 27 से 25 डिग्री पे हो जाता है। मतलब रूम टेम्परेचर पे बस 2-4 डिग्री ही एक्स्ट्रा चाहिए होता है, वो खट्ट से कार्बन आयोडीन का बॉन्ड टूट ही जाता है। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल आपके लिए इंतजार कर रहा है। वो सवाल चौधरी ने खुद ने बनाया था, अगला सवाल तू बनाएगा क्या रहा? ये ले बता भाई, अगला सवाल, अगला सवाल।
HI एक्सिस में पहले तो बताओ इस कंपाउंड का फेमस नाम पता है क्या? अरे इस कंपाउंड का फेमस नाम पता है क्या? हाँ ग्लिसरॉल। उसका नाम था ग्लाइकॉल और इसका नाम क्या रहा? ग्लिसरॉल। ये ग्लिसरॉल है। एल्कोहल विद HX है, बाद में पता चला HI एक्सिस में। अगर HI एक्सिस में तो बता पहला OH जाएगा, दूसरा जाएगा या तीसरा जाएगा या तीनों जाएंगे? और अब पहला दूसरा या तीनों? तीनों सुलटेंगे। बस इसको नॉर्मल तरीके से समझते रहना, ज्यादा खुरापात ना करें तो प्रोडक्ट एक झटके में आता रहेगा। तीनों जगह आपने आयोडीन लगा दिया, भारी भरकम आयोडीन। टेक्निकली चौधरी ने सब कुछ समझा दिया, बॉन्ड ऐसे टूटेंगे, उनकी दोस्ती टूटेगी, ईएन सेम है, सबको गोली मार, देसी प्याजा भाई। आजू बाजू आयोडीन होंगे तो आयोडीन आयोडीन के बीच में, आयोडीन आयोडीन के बीच में टन टन आटन। अब कोई से भी ले ले, ऊपर दो टन टन आटन ले ले या नीचे वाले दो ले ले, कोई से भी दो ले ले, तेरी मर्जी है। हाँ साहब, जैसे टन टन आटन होगा, I2 है या था, और I2 है या था, I2 निकल लिया। I2 जैसे निकलेगा तो ये देगा, अगली फोटो क्या बनेगी, यहाँ से I2 निकला तो फोटो बनेगी CH2 डबल बॉन्ड CH, और ये नीचे वाले कार्बन पे जो है वो अभी भी एक आयोडीन लगा हुआ है। इतनी बात समझ आई। बाद में पता चलता अरे बुड़बक, अभी भी क्या बीकर में सर बीच में CH2 नहीं है। अरे बीच में CH2 नहीं है, बीच में CH ही है। अरे सुगले ढंग से देख, वो ऊपर ऐसा मार्क बनाया हुआ है, बीच में CH ही है, CH ही है। हाँ क्या सुना है, बीकर में अभी भी HI है क्या? अरे बीकर में HI है, सोच लिया जनता ने। क्या करना क्या करना क्या करना, HI है। EAR को अंजाम दीजिए। अगर आप EAR को अंजाम देंगे तो मुझे ये भी बता दीजिए स्टेबल कार्बोकेटाइन कहाँ बनेगा, T1 पे या T2 पे है? जहां स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा आयोडीन वहीं जोड़ूंगा। स्टेबल कार्बोकेटाइन T1 पे या T2 पे है? अरे T1 पे या T2 पे है? अरे सुगलो T2 पे बनेगा। क्यों T2 पे इसलिए बनेगा क्योंकि यहाँ जब कैटायन आएगा तो उसको 3 अल्फा हाइड्रोजन ऊपर और 2 5 अल्फा हाइड्रोजन का मुनाफा होगा। पर पहले देखना सुगले, इंडक्टिव इंडक्टिव बाद में देखते रहना। यहाँ कैटायन आएगा तो 3 ऊपर 2 नीचे 5 अल्फा हाइड्रोजन। समझ आ गया है? तो बीच वाले कार्बन पे स्टेबल कार्बोकेटाइन, स्टेबल कार्बोकेटाइन इसका मतलब थोड़ी देर बाद वहीं आके क्या लगने वाला, क्या लगने वाला, क्या लगने वाला, आयोडीन। एक आयोडीन और लग गया। ये ले 2 आयोडीन, ये लगे ही थे। फिर से पता चला। हाँ जनता ने सोच लिया, अब मैं कुछ नहीं बता रहा भाई, तुम खुद सोचो। सवाल खत्म हो गया या जान बाकी है? एक बार फिर से टन टना टन। फिर से I2 है या था? साफ हो गया। साफ हुआ तो फोटो मिला CH3 CH डबल बॉन्ड और CH2। फिर से पता चलता है सवाल खत्म हुआ या अभी भी जान बाकी है क्या? हाँ एक बार फिर से इस पे HI अटैक करेगा वाया EAR। मुझे बताइए स्टेबल कार्बोकेटाइन कहाँ बनेगा, T1 पे या T2 पे? T1 पे स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा, और T1 पे बनेगा तो बस वहां बना दीजिए। बनाएंगे तो फोटो मिलेगा CH3 और क्या बन गया भाई, ढंग से बनाते हैं। CH3 बीच वाले कार्बन पे लगेगा आयोडीन, और ये CH3 ये लग गया आयोडीन। अब बताइए, अब कहीं कोई टनटनाटन है क्या? अब कहीं कोई टनटनाटन है क्या? अब सवाल खत्म हुआ है या अब जान बाकी है? अरे जान बाकी है या अब खत्म हो गया है? अब खत्म हो गया। अब कोई टनटनाटन नहीं है, तो मतलब अब फर्दर अगर बीकर में HI बच भी गया होगा तो इस पे कोई फर्दर रिएक्शन नहीं होने वाली है। तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट है, ये आपका फाइनल आंसर है। इसका अगर कॉमन नेम देखूं तो साथियों इसको आइसोप्रोपाइल आयोडाइड कहा जाता है। आइसोप्रोपाइल आयोडाइड, आइसोप्रोपाइल आयोडाइड। बीच वाला कायरल सेंटर नहीं है भारद्वाज साहब, क्योंकि दोनों CH3 सेम है। ठीक है जी, तो इसी के साथ आज के समाचार हैं या समाप्त हुए। समाचार समाप्त हुए। एक भन्नाट बात हम बता देते हैं साथियों, लास्ट के जो 2 सवाल करवाए हैं ग्लाइकोल एंड ग्लिसोल, अक्सर चौधरी कभी ये नहीं बोलता कि सवालों को आपको दिमाग में रखना है। जिंदगी में पहली बार बोल रहा हूँ ग्लाइकोल और ग्लिसोल वाले सवाल ही इंपॉर्टेंट है। इन सवालों को आप डायरेक्टली दिमाग में रखें तो ज्यादा बेहतर है। मतलब आज आपने इनको स्टेप बाय स्टेप जाके आप प्रोडक्ट बना दिए हैं, बाकी इनका डायरेक्टली प्रोडक्ट भी दिमाग में रखें तो ज्यादा बेहतर है जेई मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब ग्लिसरॉल पे HI एक्सिस में डालते हैं तो क्या प्रोडक्ट मिलता है, आइसोप्रोपाइल आयोडाइड। ये डायरेक्टली अगर आपको दिमाग में होगा तो आप प्रोडक्ट जो ऑप्शन है वो जल्दी मार्क करेंगे और फास्टली हो जाएगा। इंपॉर्टेंट फ्रॉम जेई मेंस पॉइंट ऑफ व्यू, दोनों ही सवाल।
पीछे वाला भी देखें, वो भी जेईई मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो इन दोनों के ही आप जो प्रोडक्ट है वो डायरेक्टली दिमाग में रख लें, हालांकि आए कैसे वो उन्हें स्टेप बाय स्टेप समझा ही दिया है। ठीक है जी। हर्षित शुक्ला सर बोल रहे हैं सर लास्ट वाला स्टेप एक बार फिर से बता दीजिए। शुक्ला जी लास्ट वाला स्टेप ऐसा ही था कि दोनों आयोडीन, में तो पूरा ही बता देता हूँ, लास्ट वाला क्या, तीनों आयोडीन लगे, 2 I2 निकल गया, पाई बॉन्ड, HI रिएक्शन किया, बीच वाले पे स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा क्योंकि ऊपर आएगा CH3, नीचे है CH2, 5 अल्फा हाइड्रोजन। अगर आप ऊपर बनाते तो यहाँ के सिर्फ अल्फा हाइड्रोजन मिलते, इसलिए बीच में स्टेबल कार्बोकेटाइन, वहां आपने आयोडीन लगा दिया है। आई फिर से टन, फिर से पाई बॉन्ड आ गया है, पाई बॉन्ड आ गया है। अब जो पाई बॉन्ड आएगा तो उस पे HI जब अटैक करेगा तो बीच वाले केटाइन पे अटैक करेगा, तो आयोडीन लग गया है। ठीक है जी, तो ये कहानी हो गया है। वो साहब पूछ रहे हैं सर ये CH3 में टन नहीं लगेगा क्या? अरे भाई ये कार्बन है, sp3 हाइब्रिडाइज है, 109 डिग्री पे बैठा है उसका मामला। वो ऐसा नहीं है कि इनको टन करके और तोड़ेगा। कार्बन कार्बन का बॉन्ड कैसे तोड़ेगा? दोनों की औकात सेम है, वो भी बोलेगा मैं भी कार्बन मैं भी कार्बन, तो वो कंपाउंड एग्जिस्ट करता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। वो तो आयोडीन की लार्जर साइज होती है और हेलोजन पे होता है क्या कि लोन पे भी होते हैं, तो उसकी वजह से रिपल्सन भी बढ़ जाता है। तो ऐसे किसी भी भारी भरकम को देख के टन मत करवा देना, इनफेक्ट वो एक ही कार्बन के ग्रुप है। ठीक है, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर, समझ आ गया जी। तो ये हमारे आज के समाचार थे। समय कुछ बाकी है तो अब करते हैं हम अपनी रेस का डिस्कशन, कर लिया जाए। हेलो, चलिए, काफी लोग पूछ रहे हैं सर रेस डिस्कस करेंगे क्या? बिल्कुल करेंगे। बोल रहा सर आज तो आत्मा तृप्त हो गई, बढ़िया है, बस ऐसे डेली होती रहे तो हमारा काम आसान हो जाएगा। ये लीजिए साथियों, मैंने ये लेक्चर वाला हैंडआउट तो भेज दिया आपको। अब कर लेते हैं अपन रेस डिस्कस। चलिए जी, आइए रेस पे आते हैं। तो रेस नंबर 11, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हर्षवर्धन बोल रहे हैं सर फर्स्ट का यही बता दीजिए। सर आज सब कुछ समझ आ गया, ऐसा मैं नहीं, सौरभ साहब बोल रहे हैं, अच्छी बात है सौरभ साहब। फर्स्ट के ए में देखिए, हर्षवर्धन साहब ने पूछा था, शायद नाम भूल गया हूं मैं। ये वाला क्लोरीन जो है वो आपका इक्वेटोरियल पे है और ये OH जो है वो भी इक्वेटोरियल पे है, लेकिन यहाँ OH एक्सियल पे आ गया और क्लोरीन अभी भी इक्वेटोरियल पे है। हाँ जी, अभी आ गया ऑडियो वीडियो, कुछ टेक्निकल ग्लिच आ गया था। परफेक्ट, ऑडियो वीडियो विजुअलाइजेशन ऑल परफेक्ट, ऑल परफेक्ट। हाँ तो सुनना, यहाँ पर इक्वेटोरियल और इक्वेटोरियल थे, बट यहाँ पर इक्वेटोरियल वाला इक्वेटोरियल में रहा। देखिए पोजीशन में कोई बदलाव नहीं है, 1-2 पोजीशन पे, अभी भी 1-2 पोजीशन पे है, बट ये एक जो इक्वेटोरियल था वो आपका एक्सियल में कन्वर्ट हो गया। ऐसे कंपाउंड जो कुछ इक्वेटोरियल एक्सियल में कन्वर्ट हो जाए, कुछ एक्सियल इक्वेटोरियल में कन्वर्ट ना हो, अगर ऐसा पार्शियल इन्वर्जन होता है तो साथियों वो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं। इस बात का सबूत भी है, देखिए क्लोरीन डाउन जा रहा है, ये OH अप जा रहा है, तो दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में ट्रांस ओरिएंटेशन में है। लेकिन दूसरे वाले में देखूं तो ये क्लोरीन भी अप है और ये क्लोरीन भी अप है, OH और अप दोनों अप है, तो दे आर अप है, दैट मींस दे आर दोनों सेम साइड है। ज्योमेट्रिकल होंगे तो डेफिनेटली डायस्टीरियोमर हो ही जाएंगे साथियों।
because ऐसे स्टीरियोआइसोमर्स विच आर नॉट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर दे आर कॉल्ड डायस्टीरियोमर्स। तो ज्योमेट्रिकल भी हैं और डायस्टीरियोमर्स भी हैं। करेक्ट है जी। और बताइए, ऑल क्लियर? ऑल क्लियर। क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो सर गोयल साहब क्वेश्चन नंबर सेकंड लास्ट क्लास में मैंने जाते जाते ही बता दिया था। इथिलीन क्लोराइड जो बोलते हैं, पहले तो ये कॉमन नेम क्लियर होना चाहिए। इथिलीन क्लोराइड इसको कहते हैं CH3CH, और एक ही कार्बन पे 2 क्लोरीन, इसको इथिलीडीन। इथिलीडीन कई बार इसे डाइक्लोराइड भी लिखा जाता है और कई बार इथिलीडीन क्लोराइड है। इसका मतलब अंडरस्टूड है कि वहां एक ही कार्बन पे 2 क्लोरीन लगे हैं। एक्वस KOH के साथ जब आप डालेंगे तो एक्वस KOH के साथ जब रिएक्शन करवाएंगे तो दोनों Cl की जगह थोड़ी देर बाद क्या आएंगे? बस कॉमन नेम में ही दिक्कत थी, बाकी तो सवाल आसान है। तो दोनों Cl की जगह क्या आ जाएगा साथियों आपका? क्या आ जाएगा? अरे सुगलो एक्वस KOH है तो OH आ जाएगा। एक कार्बन पे 2 OH, बताइए पानी है या साफ? पानी निकल लेगा, पानी निकल लेगा तो यहां बनेगा CH3C डबल बॉन्ड OH। क्या इथेनॉल बन रहा है? पहला स्टेटमेंट ट्रू है, लेकिन दूसरा बोल रहा है इट इज ए विसिनल। नहीं, गलत बात है, फॉल्स है। विसिनल नहीं है, वो जेमिनल है, जेमिनल है। तो सच बोलूं तो इस सवाल की जो जान थी वो सिर्फ और सिर्फ इथिलीडीन में थी। अगर आपको ये फोटो बनाना आ जाता है, जो कि IUPAC नोमेनक्लेचर में आपने कॉमन नेम में शायद सीखा होगा, इथिलीडीन वाला, तो बस बाकी काम आसान था। क्वेश्चन नंबर थर्ड मेरे हिसाब से आसान था साथियों। कार्बोकेटाइन बना लीजिए, स्टेबिलिटी। अरे रितेश साहब सॉल्यूशन वॉल्यूशन देखता है कि नहीं देखता? सुगले तीसरे वाले में कुछ नहीं करना है। ये कार्बोकेटाइन बना, स्टेबिलिटी चेक कर ले SN1 का। जिसका कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल, रेट ऑफ रिएक्शन सबसे फास्ट। यहाँ तो पार्शियल डबल बॉन्ड है, P तो सबसे लास्ट में आएगा, QRS में चेक कर लेना। ठीक है जी। चौथा वाले में कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। रोहित भारद्वाज बोल रहे हैं सर जेमिनल। जेमिनल का मतलब रोहित साहब एक ही कार्बन पे अगर दोनों लगे रहते हैं तो उसको जेमिनल कहते हैं। जैसे कि दोनों एक ही कार्बन पे, तो जेमिनल है। और जैसे अभी आपको लेक्चर में मैंने ग्लाइकोल दिखाया था, आजू बाजू वाले कार्बन पे OH है तो उसको विसिनल कहते हैं। कशिश अग्रवाल बोल रहा है सर पांचवा भी बता दीजिए। कशिश अग्रवाल साहब KSH है तो KSH में K प्लस और SH माइनस है, क्योंकि S ब्लॉक का एलिमेंट है, वो आयनिक बॉन्ड बनाएगा। अब SH माइनस है, क्या आपको एक अमीर ज्यादा महसूस हो गया है? बिल्कुल हो गया है। बेंजीन पे ब्रोमीन है और यहां पर भी ब्रोमीन है, क्या आपको एक एल्काइल हैलाइड नजर आ रहा है? निशांत मीणा साहब, कशिश अग्रवाल साहब, मेरे से कनेक्ट हुई है, 1 to 1 जवाब चाहिए मुझे। क्या आपको रिएक्टेंट में एल्काइल हैलाइड है? बिल्कुल है। क्या एक अमीर ज्यादा भी है, एक न्यूक्लियोफाइल भी है? अब मुझे बताइए, क्या ये ब्रोमीन बेंजीन से डायरेक्टली कनेक्टेड है? बिल्कुल कनेक्टेड है। अगर बेंजीन बेंजीन से डायरेक्टली कनेक्टेड है तो यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आएगा। पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर है तो ना वहां SN1 हो सकती है, ना वहां SN2 हो सकती है। मतलब न्यूक्लियोफाइल सिर्फ और यहाँ अटैक करके और ब्रोमीन को खटैक करके बाहर फेंक सकता है। मतलब एकमात्र ऑप्शन जो होगा वो आपका D फॉर डेली होगा। करेक्ट है जी। इस ब्रोमीन के साथ आप छिड़कानी नहीं कर सकते हैं। बात समझ आई तो ओके लिख सकते हैं, मुझे अच्छा महसूस होगा। हेलो, ओके 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 ओके। डोकला बोल रहा है फर्स्ट के D में चेन आइसोमर नहीं होंगे क्या? डोकले साहब है तो चेक कर दीजिए। पहले वाले के फर्स्ट के D में चेक करते हैं तो ये प्रिंसिपल कार्बन चेन आपकी 4 कार्बन की, इसमें प्रिंसिपल कार्बन चेन 5 कार्बन की, सॉरी 1 2 3 4 और 5 कार्बन। इधर देखता हूँ 1 2 3 4 और 5 कार्बन, लेकिन यहाँ मिथाइल 2 नंबर पे और यहाँ मिथाइल 3 नंबर पे। दैट मींस दे आर पोजीशन आइसोमर, दे आर पोजीशन आइसोमर। ढोकले साहब ओके बोलिए। आसान आसान से सवाल थे सर। वी नो फिफ्थ में SN2 हो रहा है। हाउ डू वी नो फिफ्थ में SN2 हो रहा है? मैं तो बोलूंगा आप पाटनी साहब, शाश्वत पाटनी साहब, अगर आपको ये भी नहीं भी पता चल रहा ना कि फिफ्थ में SN2 होगा, तो मैं बोलूंगा इस ब्रोमीन अगर जो बेंजीन से डायरेक्टली अटैच है उस पर SN1 SN2 कभी होता ही नहीं है, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर। अब SN2 कैसे होगा वो फील भी दिलवा देता हूं कि एक एनायनिक न्यूक्लियोफाइल है। अगर एनायनिक वाला है तो पेशेंस की बहुत कमी है, और पेशेंस की बहुत कमी है, अटैक और खटैक दोनों साइमल्टेनियसली होगा। ऐसा तभी होता है तब जब SN1 या SN2। पाटनी साहब हेलो बोलिए। हेलो पाटनी साहब, ओके बोल दिया है। फर्स्ट का थर्ड पूछा जा रहा है। फर्स्ट के थर्ड में तो साथियों आप इसका फिशर डायग्राम बनाइए। फर्स्ट के थर्ड में आपको फिशर डायग्राम बनाइए, ड्रॉ फिशर, ड्रॉ फिशर, और फिर जो है वो आप प्रोडक्ट को कंपैरिजन कर लीजिएगा। सचिन बोल रहे हैं सर सेकंड नहीं समझ आया। सचिन साहब इथिलीडीन का फोटो पहले बनाना पड़ेगा आपको। इथिलीडीन का फोटो क्या होता है कि कॉमन नेम है एक्चुअली, इसमें मेरा कुछ नहीं है। जैसे आपका नाम सचिन है, क्यों है? कोई कंसेप्ट है इसके पीछे? नहीं ना। एक दिन तुम आप पैदा हुए, पंडित जी आए और सचिन वहां रख दिए। हमारा नाम जो चौधरी है इसके पीछे कोई कंसेप्ट है क्या? नहीं।
इस एक पर्टिकुलर चेहरे का नाम पंडित जी चौधरी रख के चला गया, चला गया, चला गया, पूरी दुनिया देखता, चौधरी चौधरी बोल देता। तो ऐसे ही ये जो फोटो दिखाई दे रहा ना, इसका नाम इथिलीडीन होता है। होता है तो होता है, दैट इज ए कॉमन नेम। इनफैक्ट वो आईयूपीएसी नेम भी नहीं है, तो उसके पीछे कोई कंसेप्ट नहीं है। ठीक है रे? अरे सचिन ओके बोलना। सचिन वाह, ठीक है। चलिए अब आते हैं छठवें सवाल पे। काफी लोगों ने 6 सवाल को पूछा है और पूछने लायक भी है, अच्छा सवाल है। छठवां सवाल अच्छा है। देखिए पहले तो अंडरलाइन कीजिए नॉट करेक्ट, मैं सारे ही बता देता हूं। CH3O- इज स्ट्रॉन्गर बेस देन CH3S-। इस सवाल के लिए मैं एक लाइन बोलूंगा कि लेक्चर 1 जहां पर हमने हेडिंग डाला था ना, रिएक्शन मैकेनिज्म लेक्चर 1, डिफरेंस बिटवीन बेस एंड न्यूक्लियोफाइल, अगर वो लेक्चर का वो लास्ट टॉपिक आप पढ़ लेते हैं तो सवाल में कोई भी तकलीफ नहीं होती है। पहले तो बेस की चर्चा करते हैं साथियों। ऑक्सीजन नेगेटिव और सल्फर नेगेटिव, फिलहाल आप कहां चल रहे हैं, पीरियड में या ग्रुप में? हेलो, पीरियड में ग्रुप में? अगर आप ग्रुप में मूव कर रहे हैं तो ऑक्सीजन की छोटी साइज पे नेगेटिव और सल्फर की बड़ी साइज पे नेगेटिव। मुझे बताइए जब दान देने की बारी आएगी, बेस की बारी आएगी, तो कौन अच्छे से बेस की तरह काम करेगा? तो सल्फर का नेगेटिव बड़े ऐसो आराम से सुकून से बैठा है बड़े बंगले में, लेकिन ऑक्सीजन की छोटी सी साइज पे नेगेटिव चार्ज तड़फ रहा है। मुझे बताइए अच्छा बेस कौन है, ओ नेगेटिव या एस नेगेटिव? ओ नेगेटिव। ऐसा मैंने उस लेक्चर में फ्लोरीन और क्लोरीन के बारे में बताया था। दैट मींस फर्स्ट इज ट्रू, आपको ट्रू नहीं फॉल्स फॉल्स की बातें करना है। अब बात आती है न्यूक्लियोफाइल की। ये CH3O- इज ए वीकर बेस, तो अब ये फॉल्स हो गया है। पहला वाला ट्रू है तो सी वाला फॉल्स हो गया, उसका ऑपोजिट बोल रहा है। दहली ऑप्शन को साथियों मैं बोलूंगा होल्ड पे कीजिए, होल्ड पे कीजिए, अभी नहीं पढ़ा है, पढ़ाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, चौधरी पढ़ाएगा आपको आफ्टर आफ्टर 4 to 5 लेक्चर। ठीक है, एलिमिनेशन क्या होता है चौधरी पढ़ाएगा। अब बारी आती है दूसरे ऑप्शन पे, न्यूक्लियोफाइल की। तो साथियों जब हम न्यूक्लियोफाइल की चर्चा करें तो ये ओ नेगेटिव है और ये आपका एस नेगेटिव। ओ नेगेटिव छोटी साइज, एस नेगेटिव बड़ी साइज, ये आपका एस नेगेटिव। और बाद में पता चलता है भाई साहब पानी आएगा तो पानी तो ओ नेगेटिव का बहुत सारा घेराव कर देगा ना रे भाई। और जब पानी बहुत सारा घेराव कर देगा तो पानी पी के ओ नेगेटिव बहुत मोटा हो जाएगा। अगर ओ नेगेटिव इतना मोटा हो गया तो बता भाई अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन है? हाँ, घेराव तो S- का भी होगा, लेकिन एक दो लेयर ही बनेगी, एक दो लेयर ही बनेगी। अच्छा न्यूक्लियोफाइल मोटा O- या छोटा S-। अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा इन एक्वस मीडियम। एक्वस मीडियम ऐसा भी मैं वहां पर बता के आया हूं। इसने बोला O- इज ए स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल, फॉल्स बात हो गई है। यानी बी भी आंसर है, सी भी है, डी वाला है या नहीं है अभी पता नहीं, बाद में चर्चा करेंगे जब चौधरी पढ़ा देगा। समझ आ गया जी? हेलो नीलय देव साहब, ओके, यस सर। सातवां वाला मेरे हिसाब से आसान था साथियों। सेवंथ के सी में पूछ रहा है क्राउडिंग से देख लीजिएगा। क्राउडिंग देखता हूं 1 डिग्री है, यहाँ पर आपका 2 डिग्री है, यहाँ पर आपका 1 डिग्री है, लेकिन बड़ी झाड़ी है, बड़ी झाड़ी है। और यहाँ पर तो खुद पे 3 डिग्री आ गया है। तो क्राउडिंग के बेसिस पे, बाई क्राउडिंग, बाई क्राउडिंग, ओके बोल दिया है, ओके बोल दिया। डी भी पूछा जा रहा है, तो डी वाले में देखिए साथियों, ये जब यहां पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, यहां भी डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, ये हालांकि 2 डिग्री है तो ये ऑलरेडी पीछे जा चुका है, यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड है, ये रिएक्शन पीछे जा चुका। अब इन दोनों में चेक करना है, दोनों ही 1 डिग्री है। सेवंथ के डी को देखिए, ये 2 डिग्री है, क्राउडिंग की वजह से पीछे जा चुका है, और ये पार्शियल डबल बॉन्ड रिएक्शन ही नहीं देगा, ये रिएक्शन ही नहीं देगा, दोनों ही 1 डिग्री है। अब ये देखना है कि गरीबी कहां ज्यादा है, ये भी गरीब है, वो भी गरीब है। मुझे बताइए कौन गरीब ज्यादा मैक्सिमम है? तो सुना है सी डबल बॉन्डो का मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा रे? अरे लगेगा कि नहीं लगेगा? तो ज्यादा गरीब कौन सा आ रहा है, तीसरा या चौथा? ज्यादा गरीब तीसरा या चौथा? चौथा वाला मैक्सिमम गरीब होगा तो SN2 का रेट ऑफ रिएक्शन सबसे फास्टेस्ट हो जाएगा। उत्कर्ष साहब बोल रहे हैं सर बी वाले में कैसे चेक करें? उत्कर्ष साहब वही आप चेक कर लीजिए क्राउडिंग के बेसिस पे। क्राउडिंग में देखेंगे तो शुरू से देखते हैं, सब 1 डिग्री है, 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री, लेकिन ये वाला आपका 2 डिग्री है, मतलब ये तो सबसे पीछे चला गया। अब ए बी सी इज ग्रेटर देन डी। एबीसी में देखते हैं तो इसमें कोई झाड़ी नहीं है, यहाँ झाड़ी है लेकिन दूर है, दूर है, और यहाँ झाड़ी जो है मिथाइल वाली है वो आपके पास है, तो क्राउडिंग बढ़ गया है। तो ये थोड़े थोड़े कॉमन सेंस वाले सवाल थे, मतलब इस सवाल में एक ही बात करनी थी, बाई क्राउडिंग आपको जजमेंट करना था। समझ आ गया जी? ओके।
रिसु जायसवाल साहब फिर से भटक गए रास्ता। 7th के डी में आपको रेजोनेंस नहीं चेक करना है। ध्यान रहे कि SN2 जब आपसे पूछा जा रहा है तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी चेक करते हैं या कार्बोकेटाइन का मैग्नीट्यूड चेक करते हैं? डेल्टा पॉजिटिव की स्टेबिलिटी चेक करते हैं या गरीबी की मैग्नीट्यूड? मैग्नीट्यूड। तो रेजोनेंस के मोजाल में मत फंस जाना साहब, मैंने क्लास में करवाया है मैग्नीट्यूड। याद आ गया गजनी भाई? ठीक है, चल अगला सवाल 8वां वाला। हाँ, सी में क्राउडिंग से देखेंगे। 8वां वाला में, 8वें वाले में कुछ नहीं करना था। F माइनस CL माइनस BR माइनस I माइनस DMF चिक चिक के बोल रहा है। DMF बता रहा है, बताइए भाई साहब मैकेनिज्म कौन सा लगने वाला है? SN1 या SN2? SN2। अब मुझे तो ये बता दीजिए कि न्यूक्लियोफाइल अच्छा कौन होता है, F माइनस या I माइनस? अभी भी ऊपर वाले में करवा के आया हूं। ये रहा O माइनस और S माइनस में से। वैसे ही ये बात है कि F माइनस और I माइनस में से अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन है? याद करना, सवाल पूछ रहा हूं न्यूक्लियोफाइल, सुगले लिविंग ग्रुप नहीं पूछ रहा हूं। न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल मतलब पैसा देना। फ्लोरीन का छोटा साइज, आयोडीन की बड़ी साइज। बताइए साहब न्यूक्लियोफाइल में अच्छा बेटर न्यूक्लियोफाइल कौन है? छोटी साइज या बड़ी साइज? अरे छोटी साइज या बड़ी साइज? सुगले छोटी साइज। F माइनस स्मॉल है, न्यूक्लियोफिलिसिटी में क्राउडिंग मैटर करता है। यानी F माइनस में सबसे ज्यादा डाटा मिला दे 7.75, I माइनस में सबसे कम वाला मिला दे, बाकी तो तू कर ही देगा। कर देगा कह रहा है? अरे गजोदर भैया, आज न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, OTS अटैक करके बाहर निकलेगा। आज FCL भी आ रहा है। ये लिविंग ग्रुप नहीं है, वो तो अटैक करने वाले हैं। न्यूक्लियोफाइल है। लिविंग ग्रुप का ऑर्डर बता दिया। आदर साहब बोल रहा है सर हमने लिविंग ग्रुप का ऑर्डर बता दिया, लिविंग ग्रुप नहीं करना था। क्या मिस्टेक कर रहे थे, समझ आ गया? हेलो आदर साहब, लिविंग ग्रुप नहीं है, न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल मतलब उसको अटैक करवाना है। समझ आ गया? आ गया। डॉकली जी ने बोला ओके ओके ओके, ठीक है। अगला सवाल, शायद 9 सवाल में तो बताने की जरूरत नहीं है। SN2 है। गरीबी की इंटेंसिटी चेक कर लेना, प्लीज रेफर क्लास नोट्स एज इट इज है। 10th वाला देखना। सिस ब्यूटोइन, ये एक झटके में होने वाला सवाल है। सिस ब्यूटोइन तो प्रोडक्ट जो बनेगा, जिनको ऐड करना है टॉप एंड बॉटम पे लिया। सिस है तो दोनों अल्टी पल्टी लगेंगे, CH3 H और H। एक ये बनेगा और एक इसकी मिरर इमेज बनेगी कि नहीं बनेगी? यानी सिस पे जब आप एडिशन करवाते हैं तो आपका क्या मिलता है? सिस पे एंटी एडिशन करवाते हैं तो आपको क्या मिलता है? 3O मिलता है, कैट। ऐसे ये ट्रांस है, ट्रांस पे एंटी एडिशन करवाएंगे तो क्या मिलेगा? इराइथ्रो मिलेगा। इराइथ्रो मतलब दोनों सेम साइड मिलेंगे। तो ये और इसकी मिरर इमेज मतलब नंबर ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट यहां पर 2 मिलेंगे। लेकिन ट्रांस वाले पे करेंगे तो ये दोनों सेम साइड आ जाएंगे। हालांकि वो साइक्लिक फॉर्मेट में है, साइक्लिक ना भी मानता, ओपन चेन से भी सीख लेता तो भी काम हो जाता, दोनों सेम साइड आते और वो मीजो बन जाता। ये तो रेसमिक है। यहां से क्या मिलता? मीजो वाला। तो मीजो एक ही मिलता क्योंकि मिरर इमेज बनाने का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं था। मैं बना के नहीं दिखा रहा हूं, देखना। तो यहां से एक ही मिलता, हाँ कि ना? अब वो बोल रहा है थ्योरेटिकली पॉसिबल। मुझे बताइए इसकी थ्योरेटिकली बन तो इसके 2 रहे, लेकिन अगर इसको मैं छोटा जूम इन करके लिखूं इस कंपाउंड को, तो मैं क्या इसको ऐसा लिख सकता हूं? CH3 CH CH3 और Br। फिशर डायग्राम नहीं है साथियों, लाइन डायग्राम लिया है मैंने। 2 कायरल सेंटर, N इक्वल टू 2 है, कंपाउंड सिमेट्रिकल है। सवाल आपसे पॉसिबल पूछ रहा है। इस रिएक्शन में अगर पूछता कितने प्रोडक्ट मिल रहे हैं, इस रिएक्शन में तो 2 ही मिलेंगे, बट पॉसिबल पूछ रहा है तो फॉर्मूला लगा के और पॉसिबल थ्योरेटिकल आंसर लेके आ सकता है क्या? 2 to the power n-1 सिमेट्रिकल वाला फॉर्मूला लगाना रहा। कौस्तुभ शुक्ल भूल गए, n-2/2 ये लगाएगा तो टोटल आंसर 3 ठो आएगा। ऐसे इस वाले में पॉसिबल पूछ रहा है तो फिर से वो बनने थ्योरेटिकली तो 1 बनेगा, लेकिन पॉसिबल तो इसमें भी 3 आ जाएगा। समझ आ गया? COD संभाल लेगा क्या? हेलो बोलो, समाचार है या समाप्त हुए? एक चीज और बता देता हूं साथियों, अब वो वक्त आ गया है जब अपने को क्या करना है? शॉर्ट नोट्स बनाना चाहिए। शॉर्ट नोट्स, मैं तो बोलूंगा शॉर्ट नोट्स बनाने का जो सबसे बेहतरीन वक्त है वो होता है एग्जाम के जस्ट बाद वाले वीक में। संडे को एग्जाम हुआ, अब जो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे चल रहा है, यहां पर शॉर्ट नोट्स बनाने की सबसे अच्छी प्रोबेबिलिटी बनती है। वो इसलिए बनती है क्योंकि अब तेरे को आइडिया लग गया भाई साहब सवाल कैसे कैसे होते हैं एग्जाम हॉल में, तो शॉर्ट नोट्स में क्या क्या बनाना है। आज जो शॉर्ट नोट्स है वो मैं एल्काइल हैलाइड वाले के बता देता हूं, फिर अगली क्लास में EAR के भी बता दूंगा। एल्काइल हैलाइड में शॉर्ट नोट्स में क्या डालना है? एक तो सबसे पहले ही SN1 SN2 ऐसा हेडिंग डालना, SN1
SN1 एंड SN2। और क्या करना है, वो जो हमने एक टेबल बनाया था कंपैरिजन वाला, जिसमें एक साइड SN2 लिखा था और एक साइड SN1 लिखा था, एक कंपैरिजन टेबल बनाया था क्या, बनाया था क्या? वो कंपैरिजन टेबल डाल देना। वो कंपैरिजन टेबल में सब कुछ लिखा हुआ है, वो SN1 SN2 का हो गया। फिर शॉर्ट नोट्स में अगला पॉइंट क्या लिखना है, और कुछ आलतू फालतू नहीं लिखना, कोई सवाल मैकेनिज्म कुछ नहीं लिखना, वो अपनी ओरिजिनल गीता में है। मतलब कभी कोई शॉर्ट नोट्स में डाउट आएगा तो मेन नोट्स खोल के देख लूंगा ना भाई। अगला पॉइंट क्या लिखना है, सवाल करते करते आए तो बीच राह में एक आया OH, तो अगली हेडिंग है वे टू मेक OH एज लिविंग ग्रुप। अब इसमें दो वे छोटा छोटा लिख दूंगा, बाई H+, दूसरा वाला बाई टोसाइल क्लोराइड। बस इतना ही, इससे ज्यादा नहीं लिखना है, इससे ज्यादा नहीं लिखना है, जितना लिख रहा हूं उतना ही, बस यही शॉर्ट नोट्स है। ये देख के अपने आप समझ आ जाएगा। फिर हेडिंग डालना क्या, रिएक्शन इन्वॉल्विंग SN मैकेनिज्म। और इसमें क्या करना है कि आप ना जो आज का डब्बा है ना, वो ROH + HX और ये बना देगा RX। इसके नीचे एक छोटा सा डाल देना पॉइंट, क्या कि भाई R पॉजिटिव 2 डिग्री और 3 डिग्री में लगता है SN1, 1 डिग्री में लगता है SN2। ये छोटा पॉइंट डाल दिया। एक पॉइंट डाल दिया कि भाई साहब इसमें एक लुकास टेस्ट भी आता है। लुकास टेस्ट किसके लिए लगता है, लुकास टेस्ट लगता है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल के बीच में। ये बस इतनी सी बात है। इतना सा शॉर्ट नोट्स लिखना है। शॉर्ट नोट्स के लिए आपको एक पतली कॉपी 10 15 20 रुपए की कम पेज वाली अलग से डालनी है, उसमें इतना सा शॉर्ट नोट। अब ये शॉर्ट नोट्स है, आज तो शॉर्ट ना, और आज तो इनकी जरूरत भी नहीं है। ये जो शॉर्ट नोट्स है वक्त के साथ धीरे धीरे जब अपनी रिएक्शन का पिटारा बढ़ेगा ना, तब आपको भूलते चले जाएंगे कि सर कौन सा रिएक्शन कैसा था। तो अपन डेली डेली, ज्यादा नहीं, महज 5 मिनट इस शॉर्ट नोट्स को देख लेंगे ना, तो हमारी आत्मा तृप्त होती रहेगी। भूलेंगे नहीं। ये दिव्य ज्ञान साथियों मैंने सबको दिया है, और मैं चाहता हूं ये शॉर्ट नोट सभी लोग अपनी हैबिट में ले आए, क्योंकि बाद में जब रिएक्शन बढ़ जाएंगी तो शायद आप पे बर्डन बढ़ जाए। तो बेहतर आप ये काम अभी से शुरू कर दें। समझ आ गया जी? तो ये काम आप कर दीजिएगा। यहां पर जनता एक डाउट ये भी पूछती है कि सर वो अगले टेस्ट का सिलेबस क्या है? तो देखो साथियों, इस वक्त पर अगले टेस्ट का सिलेबस इस टाइम पे रिवील नहीं होता है, क्योंकि अभी आपका टेस्ट खत्म हुआ है, उसको आने में करीब करीब हफ्ता भर लग जाता है। बट फिर भी अपन प्लानिंग बना लेंगे उसके लिए, अगले टेस्ट की तैयारी के लिए। तो मोटा मोटा मेरी अंतरात्मा जो कहती है कि अगले टेस्ट में भी जो आएगा वो टोटल डेट ये मान के चलिए। और शुरुआत कहां से करनी है, तो शुरुआत हमें करनी है जहां से हमने हेडिंग डाली थी ना, रिएक्शन मैकेनिज्म, सॉल्वेंट और न्यूक्लियोफाइल लिविंग ग्रुप, EAR डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। और फिर जो है, ये तो कॉमन सेंस है भाई साहब, इस बार KCP TCP तक आया तो हाइड्रोबोरेशन OMDM ये तो आएगा ही आएगा। और फिर SN1 SN2 जो पढ़ रहे हैं वो आएगा ही आएगा। सर SN1 SN2 कहां तक आएगा, तो जहां तक पढ़ रहे हैं वहां तक आएगा ही आएगा। 3-4 हफ्ते का वक्त है, तो ये जो शॉर्ट नोट्स है वो काम करते रहें। सर 11th वाले पोर्शन का अभी तक तो कोई इंफॉर्मेशन मेरे पास नहीं है, बट फिर भी अगर आपके पास 11th का कोई क्वेश्चन आएगा तो वो शायद 1 या 2 क्वेश्चन मैक्सिमम होगा। जैसे इस बार भी 11th का एक लल्लू सा हलवा सा कायरल सेंटर वाला सवाल पूछा था, वो अगर तू ना भी पढ़ता तो कर ही देता ना भाई। ठीक है, तो 11th वाले पोर्शन की आप हेडेक ना लें। फिर भी मैं कहता हूं कि हल्का हल्का अपना 11th का जो है डेली 15-15 20-20 मिनट पढ़ते रहिएगा। टेस्ट पेपर शायद आपने एनालिसिस कर लिया होगा। होमवर्क साथियों मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में दे दूंगा, वहां क्वेश्चन सेलेक्ट करके सीट से, और फिर आपको होमवर्क प्रोवाइड करवा दूंगा, उसकी फिक्र ना करें। टेस्ट पेपर एनालिसिस कर लिया है, जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया, अब वो वक्त आ चुका है कि पेपर के सारे सवाल अगले जो लेक्चर आएगा उसमें अपन टेस्ट पेपर डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि पेपर के ऑर्गेनिक के सारे सवाल एक बार आप देखिएगा, क्लास नोट्स में ढूंढने की कोशिश कीजिएगा। यकीन मानिएगा 80 to 90% सवाल जो है वो आपको क्लास नोट्स और डेस में ही मिल जाएंगे, मतलब वहां डाउट आने की गुंजाइश बचेगी नहीं। तो अगली क्लास में जब अपन टेस्ट पेपर डिस्कस करें तो गजोदर भैया एक बार पूरे पेपर का एनालिसिस करके रखना, फिर चौधरी भी तेरे साथ थोड़ा एनालिसिस कर लेगा। समझ आ गया जी? तो आज का होमवर्क यूं समझ लेना कि टेस्ट पेपर को देखना है, दोनों पेपर को, पेपर 1 पेपर 2 ऑर्गेनिक का है, दोनों का देखना है। ये आज का होमवर्क है, ठीक है? बाकी मस्त रहे, स्वस्थ रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। राधे राधे।